लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती। हौसले बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मित्रा आज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस एक्सपर्ट टॉक सेशन में। आज हम यहाँ तीन फेमस एक्सपर्ट का टॉक सुनेंगे, जो कि बहुत ही, आप आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो पहले जो एक्सपर्ट टॉकर हैं वो है अविनाश गर्ग, जो टेक्सटाइल प्रोफेशनल है। 26 इयर्स कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है और उन्होंने रेमंड, स्कूमर, ओसीएम, मयूर शूटिंग एंड बलमौट में उन्होंने अपना काम किया है। और अभी जो है वो ट्रू वैल्यू ग्रुप ऑफ कमाडगिरी और फैशन लिमिटेड में बियानी और गोयनका ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो और उनका जो आज का टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट, जो कि हम सभी के लिए बहुत ही जरूरी है अगर हम अपना सक्सेस पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज हम स्वागत करते हैं हमारे जो पहला एक्सपर्ट हैं, अविनाश गौड़ जी का। हेलो मैडम, स्क्रीन शेयर। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हेलो। आप शुरू कर सकते हैं, सब दिखाई दे रहा है सर। स्क्रीन शेयर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? सर्वप्रथम मैं आज इस एक्सपर्ट टॉक के मंच पर आप सभी श्रोताओं का दिल से स्वागत करता हूं। और मैं चाह मैं यहाँ पे आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है उस पर हम आगे बात करेंगे। इससे पहले मैं अपना एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑलरेडी तो मित्रा जी ने दे दिया है, फिर मैं आपको बताना चाहूँगा। नेक्स्ट साइड। मेरा नाम अविनाश गरड है। मैं एक टेक्सटाइल प्रोफेशनल हूँ। मुझे 26 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस में। मैं थाने मुंबई में रहता हूँ और मैं बेसिकली रायपुर छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। नेक्स्ट साइड। हर इंसान जो इस दुनिया में आया है उसे जाना है। किसी को जल्दी जाना है तो किसी को बाद में जाना है। कोई नहीं जानता उसके पास कितना समय है। समय को खरीदा नहीं जा सकता है। किसी को ये पता ही नहीं है कि किसके पास कितना है समय। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज हम हाथ में घड़ी पहनकर और साथ में मोबाइल लेकर समय के साथ चल रहे हैं, पर समय की कीमत को नहीं समझ पा रहे हैं। और यदि आज मैं कोई व्यक्ति यदि डेथ बेड पर हो और उससे सवाल किया जाए तो उसके मन में एक ही रिग्रेट होता है कि काश मेरे पास थोड़ा वक्त होता। तो दोस्तों, मैं एक बताना चाहूँगा कि आप अपने समय को अपने सपना के पूरा करने के लिए उपयोग करिए। समय को वेस्ट न करिए। जैसा कि कहा है, टाइम इज मनी। समय ही पैसा है। यू कैन अर्न मनी अगेन बट नॉट टाइम। आप पैसे को कमा सकते हैं लेकिन समय को दोबारा नहीं कमाया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आइए हम समझते हैं इस समय के इस विज्ञान को। जनरली होता है कि हम विजुलेशन बहुत सेट करते हैं दुनिया में काम करने के लिए, लेकिन हम कोई काम नहीं करते हैं। उस काम को नहीं करने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें से सबसे पहला कारण होता है प्रोक्रास्टिनेशन। हमेशा हम काम को टालते रहते हैं। ये कहावत का है कि आज करे सो कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है भैया, जीना है परसों। इस तरीके से हम हमेशा समय का सदुपयोग नहीं करते हैं और हमेशा काम को टालते रहते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि हमें कुछ भी काम करने से पहले हमें एक फियर होता है कि मैं इस काम को करूंगा तो मैं सक्सेस हो पाऊंगा या नहीं। और तीसरा फियर ये होता है कि ओवर थिंकिंग। हम कोई भी काम करने से पहले हमेशा बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कि मैं इस काम को करूंगा तो सक्सेस होऊंगा कि नहीं। और अगला जो कारण होता है लेजीनेस। हम हमेशा आलस्य करते हैं, और जबकि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। नेक्स्ट जो कारण होता है परफेक्शन। हम ना
हमेशा परफेक्शन के चक्कर में होते हैं कि जब परफेक्ट समय आएगा तब मैं कोई काम को करूँगा। और नेक्स्ट जो कारण होता है कि हम 365 डेज कभी एनर्जाइज नहीं होते हैं। ये तो एक बेसिक कारण है, लेकिन मैं जो समझता हूँ मेजर जो कारण होता है कि हम अपने समय को कैलकुलेट नहीं करते हैं कि हमारा एक प्रत्येक घंटा, प्रत्येक समय, प्रत्येक मिनट और प्रत्येक सेकंड कहाँ पे जा रहा है। तो आइए हम यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कितना एक्स्ट्रा टाइम है और उस एक्स्ट्रा टाइम को हम कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। जैसे कि आपको मालूम होगा कि आपके पास, क्या आपको मालूम है आपके पास कितना समय है? नहीं। यदि हम ये सवाल अपने आप से करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे पास समय बहुत कम है और हम इस समय, हमारा यह समय कहाँ जा रहा है। सर थोड़ा बड़े प्लीज बोले थे। जैसे कि एक कैलकुलेशन के हिसाब से एक दिन में 24 घंटे होते हैं अपने पास। इस 24 घंटे होते हैं, यदि हम महीने में मान लिया तो टोटल अपने पास 720 आवर्स, 720 घंटे होते हैं। इस 720 घंटे में यदि आप 8 घंटे सोने में लगाते हैं तो 240 घंटे तो आप सिर्फ सोने में चले जाते हैं। फिर आपके पास बचते हैं 480 घंटे। अब इस 480 घंटे में यदि आप एवरेज 8 घंटे भी काम करते हैं और यदि मैं 5 दिन का वीक मान लूँ तो 40 घंटे आपके वीक में चले जाते हैं। और मंथ में आपके यदि 20 वर्किंग आवर्स, वर्किंग डे माना जाए तो आपके 160 घंटे आपके वर्किंग चले जाते हैं। फिर आपके पास बचते हैं 320 घंटे। इस 320 घंटे में यदि हम ये माने कि 2 घंटा आप अदर एक्टिविटी, नहाने धोने खाने में लगा देते हैं तो 60 घंटे उसमें चले जाते हैं और आपके पास सिर्फ बचते हैं 260 घंटे। अब इस 260 घंटे को हम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं वो आप देखिए, समझिए। हमारे पास टोटल 260 घंटे महीने में होते हैं और साल में अपने पास होते हैं 3120 घंटे। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आपको बैंक अकाउंट में यदि एक दिन में 86,400 रुपया डाला जाए या एक साल में 1,12,32,000 रुपया डाला जाए तो क्या इस आप पैसे को वेस्ट करना चाहेंगे? नहीं। इसी प्रकार हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। आइए हम समझते हैं कि अपना ये 260 घंटा जो महीने में होता है वो जाता कहाँ पे है। एक्चुअली होता क्या है कि हम, नया साल होता है, हम एक रेजोल्यूशन सेट करते हैं, कोई भी गोल सेट करते हैं, लेकिन उस गोल के लिए काम नहीं करते हैं और हमारा समय व्यतीत हो जाता है और समय चले जाता है। स्टार्ट में हम गोल सेट करेंगे, जनवरी में गोल सेट करेंगे और देखते देखते हमारा यह समय प्रोक्रास्टिनेशन के कारण 6 महीने निकल जाता है। उसके पीछे अपने एक्सक्यूजेज भी बड़े कमाल के होते हैं। पहला एक्सक्यूज होता है कि मुझे फैमिली का सपोर्ट नहीं है। दूसरा एक्सक्यूज होता है कि मेरे पास फंड नहीं है। तीसरा एक्सक्यूज होता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। अगला एक्सक्यूज होता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या स्टेप लूँ। इस तरह करते करते हमारे आधे साल चले जाते हैं, साल आधा चले जाता है और फिर हमें रियलाइज होता है कि हमारा तो पूरा 6 महीने निकल चुका है और हम किसी प्रकार कोई एक्शन नहीं लेते हैं और लास्ट महीने और साल के आखिरी में हमें रिजल्ट मिलता है कि हम कुछ नहीं कर पाए और इस तरीके से हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और डीमोटिवेट होकर हमें कुछ भी ना करने की इच्छा होती है और आखिरी में हमारा समय वेस्ट हो जाता है। तो हम आइए समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा 260 घंटा जाता कहाँ है, यदि हम, और उसका कैसे उपयोग। यदि हम 260 घंटे को यूटिलाइज करें, यदि दिन में हम कोई 6 घंटे भी कोई ऑडियो सुनते हैं तो महीने में 43 ऑडियो हम सुन सकते हैं। दोस्तों, आपके लाइफ में जो 312 आवर्स जो बचते हैं वो आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए काफी पर्याप्त होते हैं और इसके लिए कोई कॉन्शियस नहीं होता है और हमें यही नहीं पता चल पाता है कि हमारा समय जा कहाँ रहा है। इसलिए मेरा सबसे गुजारिश है कि आप एक्शन लीजिए, आप अच्छी किताबें पढ़िए, सोशल मीडिया पे जाइए, कुछ सीखिए और अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोस्तों, मेरा एक अनुभव और मेरा एक रिसर्च ये बताती है कि आदमी अपना पूरा समय मोबाइल पर व्यतीत कर रहा है। एक रिसर्च, ये रिसर्च यहाँ पे हिसाब से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जो ऑलमोस्ट जो मोबाइल यूजर होते हैं, जो इसमें एज ग्रुप 18 से 29 वर्ष के होते हैं, जिसमें 63 पीपुल अपने मोबाइल को साथ में लेके सोते हैं। 30 से 64% उम्र के लोग, इसमें 30% लोग अपने मोबाइल को साथ में लेकर सोते हैं। अगली रिसर्च ये बताती है कि जो मोबाइल की जो ब्राइट लाइट है वो आपको स्लीप को हाई डिस्टर्बेंस देती है, जो कि हमारे बॉडी पे जो मेलाटोनिन लेवल होता है उसको कम करती है और हमें स्लीप इशू पैदा करती है। एक अलग रिसर्च, एक रिसर्च के साथ जो यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की रिसर्च है, उसके हिसाब से ये बताया गया है कि मोबाइल से जो बैक्टीरिया निकलता है वो हमारे टॉयलेट बैक्टीरिया से 10 गुना हार्मफुल
होता है। एक अन्य रिसर्च में यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड के हिसाब से बताया गया कि आदमी मोबाइल के यूज से सेल्फिश होते जा रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है अपने गोल से, और अपने आप को मार रहा है। एक अन्य रिसर्च ये बताती है कि वो जो व्यक्ति दिन में कम से कम 100 बार मोबाइल को हाथ लगता है, इमीडिएट अलर्ट को देखता है, वो आदमी मोर स्ट्रेस्ड होता है। और यदि कोई व्यक्ति इस एडिक्शन से दूर हो जाता है तो उस आदमी का जो डिप्रेशन लेवल होता है सिर्फ 68 मिनट का होता है, और जो मेंटल आदमी जो एकदम मेंटली फिट होता है उसका डिप्रेशन सिर्फ 17 मिनट का होता है। इस प्रकार दोस्तों ये पाया गया है कि आपके पास जो साल में 3120 घंटे होते हैं वो आपके पूरे मोबाइल में चले जाते हैं और सारा समय मोबाइल खा जाता है। इसलिए आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप मोबाइल का कम से कम यूज करिए, और जहाँ प्रोडक्टिव काम है वहां पे यूज करिए। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। आइए हम समझते हैं कि इस मोबाइल एडिक्शन से होता क्या है। मोबाइल एडिक्शन से एक्चुअली होता क्या है कि आदमी डिस्ट्रैक्ट होता है, कोई भी काम करता है हमेशा डिस्ट्रैक्ट होता है। आज के जो युवा वर्ग है वो अपने कैरियर से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। आज स्थिति ये हो चुकी है कि मोबाइल हमें कंट्रोल कर रहा है, ना कि हम मोबाइल को कंट्रोल कर रहे हैं। आज मोबाइल के एडिक्शन से हमारा मेमोराइजेशन पावर भी कम होते जा रहा है। आज अधिकतर हम मोबाइल का यूज फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से कर रहे हैं, जिससे हमें एक नई बीमारी जिसको इंसोमिया, अनिद्रा की बीमारी पैदा हो रही है, जो आदमी को स्लीप डिस्टर्बेंस करती है। दोस्तों आज दुनिया में सबसे लोगों को अलग अलग फियर्स होते हैं। किसी को पानी का फियर जिसे एक्रोफोबिया कहते हैं, किसी को हाइट का फियर जिसको एक्रोफोबिया कहते हैं, किसी को क्राउड का फियर है जिसको एगोरफोबिया कहते हैं। आज लोगों को सबसे बड़ा फियर मोबाइल से अटैच होने का हो गया है, जिसे हम नोमोफोबिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट साइज प्लीज। आइए हम समझते हैं इस समय के खेल को। यदि हम इस समय को एक गेम की तरह लें, इसे एनर्जी, माइंड, बॉडी और गोल को हम शेड्यूल करें, तो यदि हम एनर्जी को एनालाइज करें, माइंड और बॉडी को हम अंडरस्टैंड करें और अपने समय का सही सदुपयोग करें, तो हमें अपना गोल आसानी से मिल जाएगा। और हमें कोई भी यदि गोल प्राप्त करना है तो उस गोल को हमें पार्ट वाइज एग्जीक्यूशन करना चाहिए। आइए हम समझते हैं एक उदाहरण से। यदि कोई फ्लाइट जिसे दिल्ली से मुंबई जाना है, तो जो फ्लाइट जो पायलट होता है उसका जो टाइम मैनेजमेंट होता है इतना पर्टिकुलर होता है कि उसे ये पता होता है कि उसे रनवे पे प्लेन को कितने देर चलाना है, उसे कितने टाइम में टेक ऑफ करना है, कितने टाइम में उसको हवा पे रखना है, और कितने टाइम में लैंड कर। तो वहाँ पर ना वो उस पूरी तरह से अपने टाइम को पूरी तरह से मैनेज करके रखे होते हैं। और यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट में उन्हें ना ही कोई कंफ्यूजन होता है, ना ही उसका कोई लेजीनेस होता है, और ना ही उसको कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने टाइम को मैनेज करते हैं। दोस्तों दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई इतना आदमी गमीर अमीर नहीं हुआ है जो समय को खरीद सकता है। समय का दोस्तों समय का कोई एमआरपी नहीं होता है। एक बार आपका ये समय चले गया तो वो दोबारा नहीं आएगा। इसलिए और यह हमें बाद में जब समय चले जाता है तो हमें समय का वैल्यू रियलाइज होता है। इसलिए दोस्तों आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप समय की कीमत को समझिए। जैसे जिम रोन ने कहा है कि टाइम इज मोर वैल्यू देन मनी। समय पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप पैसा तो कमा सकते हैं लेकिन समय नहीं कमा सकते हैं। इसलिए आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप समय को मैनेज करिए। नेक्स्ट साइड की सर। जिस का स्टीव जॉब ने कहा है, हम दुनिया के पंचायत में पड़े होते हैं, हमें दूसरों की चिंता ज्यादा होती है, लेकिन हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। जैसे जिम रॉन, योर टाइम इज लिमिटेड, डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स। आप अपनी समय का अपने लिए उपयोग करिए, दूसरे की जिंदगी के लिए उपयोग ना करें। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए सर, आपका एक सवाल हो सकता है कि भाई आपका एक शेड्यूल क्या हो सकता है। तो मेरा शेड्यूल मैंने यहाँ शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है कि मैं सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, 5:30 से 5:40 को साइलेंस पे जाता हूँ, 5:40 से 5:50 को मैं ग्रेटिट्यूड करता हूँ, 5:50 से 6:20 तक मैं फ्रेश होता हूँ, 6:20 से लेके 6:30 तक मैं मेडिटेट करता हूँ। फिर 6:30 से 7:30 बुक रीडिंग क्लब में जाता हूँ, 7:30 से 8:30 मैं लंच प्रिपेयर करता हूँ, 8 तक। उसके बाद एक मिनट, 8:30 से 9, 8 से 8:30 में पूजा पे जाता हूँ,
8:30 से 9 मैं स्नैक्स एंड ऑफिस ट्रेवल पे जाता हूँ। 9 से 9 मैं ऑफिस पे होता हूँ। 9:30 से 10 तक मैं फिर वापस, 9 से 9:30 वापस मैं रिटर्न आता हूँ। 9:30 से 10 फ्रेश होके मैं डिनर करता हूँ। फिर 10 से 11:15 मैं बुक रीडिंग पे होता हूँ। 11:15 से 11:30 अपने फैमिली टाइम देता हूँ, सोशल मीडिया पे देता हूँ। और 10:30 11:30 से 5:30 तक मेरा स्लीप टाइम होता है। इस तरीके से मैंने अपने समय को शेड्यूल कर रखा है। आप समझ सकते हैं कि मेरा शेड्यूल कितना टाइट होता है। प्लीज नेक्स्ट साइड प्लीज। आज आइए हम आप समझते हैं कि टाइम मैनेजमेंट लेके लोगों का मिथ क्या है। लोगों का क्या मानना है कि टाइम मैनेजमेंट नथिंग बट कॉमन सेंस। टाइम मैनेजमेंट तो कुछ नहीं है, टाइम मैनेजमेंट तो एक कॉमन सेंस है। लोगों की मिथ है कि हमें तो सब आता है, हम तो स्कूल में अच्छा कर लेते थे, तो हमें टाइम मैनेजमेंट करने तो आता है। अगली मिथ ये थी कि टाइम मैनेजमेंट की मिथ ये कि मैं प्रेशर में अच्छा काम कर लेता हूँ, मुझे टाइम मैनेजमेंट करने की क्या आवश्यकता है। अगला मिथ ये है कि नो मैटर व्हाट आई डू आई वांट हैप्पीनेस। मुझे क्या फर्क पड़ता है मैं क्या करता हूँ, मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है। नेक्स्ट साइज प्लीज। व्हाट इज टाइम। हर लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है टाइम मैनेजमेंट की। किसी ने कहा है कि टाइम मैनेजमेंट आपके पास जो समय अवेलेबल है उसको आप कितना इफेक्टिवली किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज करते हैं। दूसरी परिभाषा दी है कि एक प्रोसेस है। टाइम मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसको आपको अपने समय को प्लान और ऑर्गेनाइज करना होता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि टाइम मैनेजमेंट किसी भी काम को या समय को मैनेज तो करता है, इफिशिएंटली मैनेज करता है, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यह है कि मेरे हिसाब से जो टाइम मैनेजमेंट है कि आप अपने समय को कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, इसका एनालिसिस होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड। आइए हम टाइम मैनेजमेंट के जो स्टेप है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें ये टाइम को मैनेज करना है तो हमें अपना गोल सेट करना होगा। उस गोल को हमें लिस्टिंग करना होगा, वो भी सीक्वेंस वाइज। उसके पश्चात हमें उस गोल को प्रायोरिटाइज करना होगा कि कौन सा गोल ABC करके प्रायोरिटाइज करना होगा, उस कौन सा गोल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उस टाइम हिसाब से उस गोल के हिसाब से हमें इसको शेड्यूल करना होगा। जब हम सब तो कर लेते, टाइम भी शेड्यूल कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन फिर हमारे पीछे आलस्य आ जाता है, हम फिर चीज़ों को टालने लग जाते हैं। तो हमें वहाँ पे अपना जो लक्ष्य है उसके प्रति ध्यान में रखते हुए जो भी अपने प्रोक्रास्टिनेट है उसको ओवरकम करना होगा। और हमें लेट गो करना होगा परफेक्शन को। हमें परफेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है और हमें अपना एक लिमिट सेट करना होगा। और अपना जो हर काम को मैं खुद कर लूँ, यह चीज को माइंड से निकाल कर कुछ वर्क जिसे लोगों को डिलीकेट करना होगा। इस प्रकार अपने टाइम को आप मैनेज करना चाहिए और हमें समय समय पर इसको रिविजिट भी करना चाहिए और रिवाइज करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आइए यदि हम इस प्रकार से यदि अपने टाइम को मैनेज करते हैं तो इस टाइम मैनेजमेंट का क्या बेनिफिट्स हो जाता है। यदि हम टाइम को मैनेज करते हैं तो इससे हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है, हमारा जो सेल्फ स्टीम इम्प्रूव होता है। और इससे हमें अपना जो समय बचा हुआ समय है उसको लाइफ को बैलेंस करने के लिए हेल्प मिलती है। और हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है और हमें अपने गोल को प्राप्त करने के लिए हेल्प मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं बहुत संक्षेप में कि टाइम मैनेजमेंट की क्या क्या टेक्निक हो सकती है। तो सबसे पहली टेक्निक ये हो सकती है कि आप अपने समय को शेड्यूल करिए। आप डेली एक्टिविटी शेड्यूल बनाइए, वीकली शेड्यूल बनाइए, मंथली शेड्यूल बनाइए और ईयरली शेड्यूल बनाइए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट सर। दूसरी टेक्निक की 20-80 टेक्निक। हमें वही अपने समय को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए, इस तरह से यूज करना है कि मैं कोई भी काम यदि मैं 20% करके मुझे 80% रिजल्ट मिल सकता है तो उस काम को मैं करूं, जिस 20% ही करूं और 80% रिजल्ट मिल सके। थर्ड स्लाइड। हमें टाइम मैनेजमेंट के लिए तीसरी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करना चाहिए, ABC टेक्निक। हमें यहाँ पे ये डिसाइड करना होगा कि हमें कौन सा काम अर्जेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो जनरली जो काम होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, सेकेंड होता है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, तीसरा होता है कि नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, और चौथा होता है अर्जेंट बट। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए ABC, उस ABC के कैटेगरी में कैटेगराइज करिए
कैटेगराइज करिए और हमें ये कोशिश होना चाहिए कि हमें कौन सा काम अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टेक्निक, डीप वर्क टेक्निक। डीप वर्क टेक्निक ये होता है कि कोई भी काम को, अपने समय को यूटिलाइज करने की कोई भी काम, उसे पूरी तरह से डीप में जाकर करना चाहिए। इसे वन थिंग टेक्निक भी कहते हैं कि मैं एक बार में सिर्फ एक ही काम करूंगा और अपना पूरा समय उसी काम को मैं लगाऊंगा जब तक कि मुझे वह काम, मेरा जो गोल है, अचीव ना हो सके। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल प्राइम टाइम। बायोलॉजिकल प्राइम टाइम ये होता है कि हर ह्यूमन बॉडी का जो हर व्यक्ति का अपना ह्यूमन बॉडी का अलग अलग बायोलॉजिकल पोस्चर होता है, बायोलॉजिकल थिंग होती है, जहाँ पे प्राइम टाइम, आपको अपने बायोलॉजिकल प्राइम टाइम को समझना पड़ेगा कि मैं कहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्टिव। कोई व्यक्ति सुबह 4 बजे प्रोडक्टिव होता है, कोई व्यक्ति रात के 11 बजे प्रोडक्टिव होता है और कोई व्यक्ति दिन में। तो आपको अपने प्राइम टाइम को एनालिसिस करना पड़ेगा। उस प्राइम टाइम को एनालाइज करके आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं किस समय में ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ और उस समय का आपको यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट साइड, टाइम लॉगिंग। आपको नेक्स्ट टेक्निक है, ये टाइम को आपको लॉक करना पड़ेगा। आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि मेरा समय कहाँ खराब हो रहा है। आप पहले अपने समय को, पहले आप अपने शेड्यूल को चेक करिए और ये देखिए कि आपका समय कहाँ खराब हो रहा है, उस हिसाब से आप टाइम मैनेजमेंट करिए। नेक्स्ट, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। आपको अपने समय को ना ब्लॉक करना होता है। कभी भी कोई काम करना है तो उस काम के लिए कंप्लीट टाइम दीजिए और सब टाइम को ब्लॉक करिए कि भाई आज यदि मुझे 8 घंटे है, यदि 8 घंटे में मुझे कोई काम करना है तो मैं उस टाइम उस कैसे ब्लॉक करूँ कि मुझे एक घंटे, अगले 1 घंटे में क्या करना है, अगले घंटे, इस तरह से 8 घंटे पूरे काम के लिए आपको उसको ब्लॉक करना होगा। नेक्स्ट, टाइम बॉक्सिंग टेक्निक। टाइम बॉक्सिंग टेक्निक, यदि आपके पास 1 घंटा है, यदि आपकी कोई कॉर्पोरेट मीटिंग है 1 घंटा है, तो उसमें हमें हर उसको चार पार्टों में या 5 पार्टों में डिवाइड करके ये करना होगा कि 15-15 मिनट के लिए आपको टाइम को डिवाइड करना होगा। जैसे कि 15 मिनट आपको एचआर को देना है, 15 मिनट प्रोडक्शन को देना है, 15 मिनट सेल्स को देना है, 15 मिनट अकाउंट को देना है। तो इस तरीके से हमें अपने टाइम को बॉक्स करना होगा और अलग अलग करके, और चाहे वह काम कंप्लीट ना हो या ना हो, आपको एक टाइम फिक्स करना हो कि मैं 15 मिनट से ज्यादा एचआर से बात नहीं करूंगा, 15 मिनट से ज्यादा मैं सेल्स से बात नहीं करूंगा, 15 मिनट से ज्यादा मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बात नहीं करूंगा। इस तरह से अपने टाइम को आपको ब्लॉक करना होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक की तरह क्या होता है कि आजकल हम ये देख रहे हैं कि हमेशा हम अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि भाई तू, ये आप 2 घंटे, ये आप 7 बजे 7 से 9 आप अपनी जगह से नहीं हटेंगे, आपको 2 घंटा पढ़ना होगा। लेकिन वो होता यह है कि कोई बच्चा फोकस नहीं कर पाता। तो पोमोडोरो टेक्निक में ये होता है कि हमें कोई भी काम, एक्चुअली जो पोमोडोरो टेक्निक 25 मिनट काम करना, 5 मिनट रेस्ट लेना, और इस तरह के 4 साइकिल आप कंप्लीट करते हैं तो 100 मिनट का साइकिल होता है और उसमें आप 20 मिनट का रेस्ट लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो पोमोडोरो टेक्निक को मैं अप्लाई करता हूँ, उसके हिसाब से मैंने 30 मिनट काम करता हूँ और 3 मिनट का रेस्ट। मतलब मैं यहाँ भी अपना समय बचाने की कोशिश करता हूँ और समय का सही उपयोग करने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट सर। हाँ, और इस इस इसके आखिरी में आप मुझसे सवाल जवाब और फीडबैक मुझे दे सकते हैं। और सबसे नेक्स्ट साइज प्लीज। नेक्स्ट सर। हाँ, सबसे और नेक्स्ट मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आज जो सबसे मुझे मंच दिया गया है, मैं उसके लिए सुप्रिया सर, सुप्रिया मैडम और क्या नाम से कुमार सर का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं अपने माता पिता का, इस ईश्वर का, और मेरे सारे गुरुजन जो जिन्होंने मुझे और मेरे जो भी है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुझे इस जिंदगी में मुझे सहायता की, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैं अपने वाणी को सिर्फ 1-2 शब्दों से विराम देना चाहूँगा। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो, खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो तो वक्त बर्बाद करने का वक्त वही ना मिले, कि वक्त बर्बाद करने का वक्त भी ना मिले। थैंक यू। थैंक यू अविनाश जी, आपने बहुत अच्छा से टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया, जो कि हम सभी के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। थैंक यू वंस अगेन। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को सामने जो दूसरे पार्टिसिपेंट है, श्वेता कदम फ्रॉम नागपुर से, उन्हें आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगी। तो उसके पहले थोड़ा सा मैं उनका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। उन्होंने डिप्लोमा किया है फार्मेसी में और बीएससी किया है एग्रीकल्चर में,
और 3 इयर्स का उनका एक्सपीरियंस है। तो चलिए स्वागत करती हूँ मैं श्वेता को, जो कि माइंडसेट के बारे में अपना टॉक प्रेजेंट करेगी। तो श्वेता, ओवर टू यू। थैंक यू। सुप्रिया मैम स्लाइड शेयर। Great morning to all of you. I am Shweta Kadam Kende from Nagpur. I am working as a government agriculture assistant. तो आज का मेरा टॉपिक है माइंडसेट। ताकत आवाज में नहीं अपने विचारों में रखो। ताकत आवाज में नहीं अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से नहीं होती, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं होती। इसीलिए हमें अगर सक्सेसफुल होना है तो हमारा माइंडसेट उसके लिए बहुत जरूरी है। तो क्या है माइंडसेट? अगर हम किसी भी चीज को देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक छोटा सा थॉट आता है, और उस थॉट पर जो हम सोच विचार करते हैं उसे हम थिंकिंग कहते हैं, और उस थिंकिंग को हम जो भी डायरेक्शन देते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, उसको हम माइंडसेट कहते हैं। और सक्सेस डिपेंड्स ऑन आवर माइंडसेट। देखते हैं कि माइंडसेट के कितने टाइप है। तो एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वाले लोग और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का एक एग्जांपल देना चाहूंगी। अगर किसी के सामने एक हाथी बुक दिखे तो पहला व्यक्ति कहेगा, जो फिक्स माइंडसेट वाला है उसके दिमाग में आएगा, अरे बुक को पढ़ना तो बहुत अच्छा है, अगर मैं इस बुक को पढूं तो मैं बहुत सारी लर्निंग मुझे मिल सकती है। लेकिन वो कहता है कि मैं उसे कल पढ़ूंगा, और फिर कल भी उसको जब वो बुक दिखती है तो वो फिर से उसके मन में आता है, अरे मैं बाद में पढ़ूंगा, और उसका कल और बाद में कभी भी नहीं आता, और वो वही के वही रह जाता है। और ग्रोथ माइंडसेट वाला जब भी किसी बुक को देखता है तो वो उसे उठा लेता है, उसका एक पन्ना पढ़ता है, दूसरे दिन 2 पन्ने पढ़ता है, और ऐसा करते करते वो पूरी बुक खत्म करता है। इसलिए हमारा हमेशा ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। तो हम आगे देखेंगे कि फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कैसे बिहेव करते हैं। तो फिक्स माइंडसेट वाले लोगों को लगता है कि हमारा जो टैलेंट है वो हम जब से पैदा हुए हैं वैसा ही है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए वो एफर्ट्स ही नहीं देते। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को लगता है कि अगर मुझे ये चीज नहीं आती तो मैं एफर्ट्स के साथ, मेहनत के साथ उसे सीख सकता हूँ, और इसीलिए वो उसमें अपनी ताकत और मेहनत और अपना टाइम लगाकर उस स्किल में मास्टर हो जाते हैं। सेकंड, फिक्स माइंडसेट वाले लोग अगर वो कोई भी काम कर रहे हैं और उनको थोड़ी भी तकलीफ दे तो वो गिव अप कर जाते हैं और उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो जब तक रिजल्ट नहीं मिलता तब तक डटे रहते हैं और अपने गोल्स को अचीव करते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोगों को अगर हमने फीडबैक दिया तो वो पर्सनली लेते हैं, वो या हमारे ऊपर चिढ़ते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ऑलवेज अवेलेबल फॉर फीडबैक, और वो फीडबैक से सीखते हैं, अपने में इम्प्रूवमेंट करते हैं। वो जो दूसरे क्रिटिसिज्म करते हैं उनसे भी वो सीखते हैं। और जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं उनको जो पता नहीं है, जो पसंद नहीं है, लेकिन हमारे सक्सेस होने के लिए जो महत्वपूर्ण है वो चीजें करना पसंद नहीं होता। उनको लगता है अरे इतने सारे एफर्ट्स देने होंगे, इतना सारा टाइम हमें इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं उनको लगता है मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन ये मेरे सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो मुझे उसमें टाइम देना होगा और वो फिर मैं अचीव कर सकता हूँ। एग्जाम्पल, अगर फिक्स माइंडसेट वाले लोगों को कहा कि तुम्हें एक प्रेजेंटेशन देना है तो क्या तुम दोगे, तो वो कहेगा नहीं, मैंने तो कभी भी प्रेजेंटेशन नहीं दिया और मुझे तो कुछ भी नहीं आता, तो अगर मुझसे मिस्टेक हो गई तो लोग मुझ पर हंसेंगे, तो मैं नहीं दूंगा। और ग्रोथ माइंडसेट वाला कहता है अरे मुझे पता तो नहीं है, लेकर मैं पता करूंगा, सीखूंगा, प्रैक्टिस करूंगा और फिर लोगों के सामने बात करूंगा। तो हम आगे देखेंगे कि क्या आपका माइंडसेट एक ग्रोथ माइंडसेट है। तो इसके लिए
आप अपने आप से पूछिए, जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग करते हैं वही आप करते हैं या नहीं? क्या आप अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट करते हैं लर्निंग में? क्या आप नए नए कोर्सेस लेते हैं, या कहते हैं अरे इतना महंगा कोर्स कौन खरीदेगा, इससे तो मेरा मनी वेस्ट हो जाएगा, इससे तो मैं अच्छा शॉपिंग ही कर लूं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला कहता है कि अरे मनी तो जाएगा लेकिन मैं उससे कुछ सीख सकता हूँ, तो वो नए नए कोर्सेज खरीदता है। और फिक्स्ड माइंडसेट वाले, हमारे हमारे इस ग्रुप में भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम 17 to 20 पीपल ही यहाँ पे आते हैं, और सभी वो फिक्स माइंडसेट वाले कहते हैं कि कौन उठेगा सुबह इतनी जल्दी और कौन अटेंड करेगा ये सेशन, या कौन इतनी देर रात जागेगा और कौन अटेंड करेगा वो सेशन। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले कहते हैं कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे, या सोते हुए या टीवी देखते हुए या मोबाइल स्क्रॉल करते हुए। इसीलिए वो वहां पे जाते हैं और उस कम्युनिटी का मेंबर बनते हैं और अपने अंदर बदलाव लाते हैं। तो आपने तो सुना ही होगा कि एक दशरथ मान जी की कहानी, वो एक हम उनको द माउंटेन मैन से भी जानते हैं। और वो एक गरीब मजदूर थे। उन्होंने जब वो लकड़ियां तोड़कर अपना पेट भरते थे। एक दिन क्या हुआ, वो जब लकड़ियां तोड़ रहे थे तो उनकी पत्नी उनको खाना लेकर आई और उसका पैर उस पहाड़ से फिसल गया और वो गिर गई और उसको बहुत ज्यादा चोट आई। लेकिन उनके गांव के बीच में एक पहाड़ था, उस गांव और उस टाउन के बीच में एक बड़ा सा पहाड़ था, और उसको सभी लोगों को घूम के जाना पड़ता, और वो 70 किलोमीटर तक उनको चलते जाना पड़ता, और उसमें पूरा दिन लगता था। और ऐसे ही जब वो दशरथ मान जी के पत्नी को चोट लगी तो उन्होंने उनको हॉस्पिटल तक ले जा रहे थे, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई, क्योंकि सफर बहुत दूर था। तो दशरथ मान जी को बहुत बड़ा सदमा लगा। फिर कुछ दिन बाद जब वो उस सदमे से बाहर आए तो उन्होंने ठान लिया कि इस पहाड़ को मैं तोड़ के रहूंगा। और उन्होंने पूरी लगन से, मेहनत से, ना दिन देखा ना रात देखी, ना बारिश देखी ना धूप देखी, और डटे रहे। सब गांव वाले कहते थे अरे पागल हो गए हो क्या, क्या क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, इतना बड़ा पहाड़ तुम कैसे तोड़ पाओगे अकेले। लेकिन वो कहते थे कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। क्या पता, लोग कहते थे अरे इतना टाइम मत वेस्ट करो, लेकिन वो कहते थे हमें भगवान के भरोसे बैठना नहीं चाहिए। और उन्होंने ऐसा कर सिर्फ छैनी और हथौड़े के साथ तोड़ दिया। और अब तो हमारे पास इतने सारे मतलब थिंग्स है, हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटीज है, अच्छे अच्छे स्पीकर्स है, हम उनको भी सुन सकते हैं और हम में ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन हमारा माइंडसेट सीमित रह जाता है और हम ग्रोथ नहीं कर पाते। तो चलिए हम देखते हैं कि हाउ टू डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट। तो ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए आप में कुछ आदतें होनी चाहिए। तो फर्स्ट है नो मर्सी, अपने ऊपर हमें दया नहीं करने हैं। अगर हमें मॉर्निंग में जल्दी उठना है तो हम अलार्म लगाते हैं 5 बजे का, और फिर जब 5 बजते हैं, जब अलार्म सुनाई देता है तो हम स्नूज का बटन दबाते हैं और कहते हैं कि थोड़ी देर बाद उठूंगा। फिर से उस अलार्म बजता है, फिर हम स्नूज का बटन दबा देते हैं और फिर हम सो जाते हैं, और हम कभी सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाते। हमको तो पता होता है कि सुबह के टाइम हमें इतनी शांति होती है और हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, जो हमारा गोल से हम उन पर काम कर सकते हैं। लेकिन हमारा माइंडसेट, बहुत लोगों का माइंडसेट फिक्स्ड होता है, इसीलिए वो कभी भी वो हमेशा अपने आप के ऊपर दया करते रहते हैं। वो इसीलिए हमें अपने आप के ऊपर कभी भी दया नहीं करनी चाहिए। सेकंड है संगत, आदत, गुरु। तो पहला है संगत। हम जिन 5 लोगों के साथ रहते हैं उनके जैसा ही हम बनते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उन लोगों से बात करें या उन लोगों के सामने ही हमेशा रहे या उनको फेस टू फेस
उनसे एडवाइस ले, क्योंकि अभी हम वर्चुअली भी उनके साथ बात कर सकते हैं या उनकी किताबें पढ़ सकते हैं या यूट्यूब पर उनके नए नए वीडियोस देख सकते हैं। इसीलिए जैसी संगत वैसी रंगत, हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ, जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले हैं, जो ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं, उनके साथ ही रहना होगा। दूसरा है आदत, हमें ऐसी अच्छी संगत की आदत बनानी होगी, अच्छे हैबिट्स बनाने होंगे, बुक्स रीड करने होंगे, हमारे खेल की तरफ टाइम देना होगा, हमेशा नई चीजें सीखनी होगी। और गुरु, अगर अगर एक रास्ता है और वहां पे पहुंचना है तो हमें डायरेक्शन दिखाने के लिए किसी की आवश्यकता होती है, और वो है गुरु। जब हम गुरु अपना बनाते हैं तो हमें उनकी बातों पर कंप्लीट सरेंडर करना चाहिए, और वो जो भी कहे उनको फॉलो करके अपनी ग्रोथ करनी चाहिए। थर्ड है स्लो इज फास्ट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं जल्दी जल्दी सब कुछ अचीव करूं, और उस चक्कर में वो बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं। इसीलिए सक्सेस टेक्स टाइम। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो पहले हमें अपने रूट्स मजबूत करने होंगे, तभी उस पेड़ पर के फल मीठे या अच्छे होंगे। नहीं तो अगर रूट्स ही नहीं मजबूत हुए तो पेड़ कब गिर जाएगा पता नहीं। तो और हमें हमारी जो ग्रोथ की प्रोसेस है, जो हमारे गोल्स है हमने सेट किए हैं, उसे अगर हमें कंप्लीट करना है तो हमें कंसिस्टेंसी बनाई रखनी होगी। क्योंकि अगर हम कंसिस्टेंस रहे तो हम गुड से बेस्ट भी बन सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी इज व्हाट ट्रांसफर्स एवरेज इनटू एक्सीलेंस। इसीलिए हमें अगर एक्सीलेंस बनना है तो हमें कंसिस्टेंस रहना ही होगा। और बी प्लेफुल। ऐसा नहीं है कि हमें सक्सेस अचीव करनी है और हम दिन भर एक कमरे में बंद हो जाए और हमेशा सीखते रहे, ना फैमिली को टाइम, ना फ्रेंड्स को टाइम, ना खुद को टाइम, सिर्फ नॉलेज सीकर हो जाए, हमेशा कुछ ना कुछ उस टाइम सीखते रहे, इस टाइम सीखते रहे। हमें लर्निंग तो करनी है, लेकिन बच्चे के तरह प्लेफुल माइंड से। हमें डिप्रेस नहीं होना है, हमें उस लर्निंग के लिए टाइम भी देना है, हमारे फैमिली के लिए टाइम भी देना है, हमारे रिलेशंस के लिए टाइम देना है। सबको बैलेंस करते हुए हमें उस गोल्स के पाथ पर चलना होगा। और क्रिएट एनवायरनमेंट। हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा बचपन ऐसा गया, मेरे पास तो बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं है, तो मैं कैसे कर पाऊँ, मैं कैसे अपने गोल्स को अचीव करूँ। लेकिन अगर हमारे पास एनवायरनमेंट नहीं था और अभी नहीं है, एनवायरनमेंट को तैयार कर सकते हैं। इसलिए हमें क्रिएट करना होगा एनवायरनमेंट। हमें अगर पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है तो हमें रोटरी क्लब ज्वाइन करने होंगे। अगर हमें किसी भी टाइम अपॉर्चुनिटी मिले स्टेज पर बोलने की, तो उसको हमें ग्रैब करना होगा, तभी हम थोड़ा थोड़ा करके सीख पाएंगे। ऐसा नहीं कि एक ही तीर में निशाना लग जाए। इसलिए हमें अपना अच्छा सा एनवायरनमेंट तैयार करना होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो इसीलिए हमें ग्रोथ माइंडसेट अपना रखना होगा। और अगर हम लर्निंग पर ध्यान देंगे, अच्छी कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे, तो हमारे थोड़ा थोड़ा करके प्रोग्रेस होगी। कहते हैं ना, अगर पहाड़ चढ़ना है तो पत्थरों का सामना तो करना ही होगा। और जाते जाते मैं आपसे एक बात कहूंगी, आपकी मानसिकता ही आपका भविष्य तय करती है। आपकी मानसिकता ही आपका भविष्य तय करती है, ना कि आपके हालात। इसीलिए आपके हालात को बदलिए, अपने माइंडसेट को बदलिए, और जो चाहे वो प्राप्त कीजिए। थैंक यू। थैंक यू श्वेता, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन आपका रहा। सच में बहुत कुछ हम लोगों ने जाना। थैंक यू वंस अगेन। और दोस्तों, हम लोगों ने टाइम मैनेजमेंट के बारे में जाना, हम लोगों ने माइंडसेट के बारे में जाना, और इसके बाद जो हम लोग जानेंगे डिसीजन मेकिंग के बारे में। तो अब हम लोगों के सामने एक बहुत जबरदस्त एक्सपर्ट आने वाले हैं। वो हैं कुमार गौरव घोड़पागे, जो एक एंटरप्रेन्योर है और 20 इयर्स एक्सपीरियंस है IT डेटा सेंटर डोमेन, and currently working to build in
impaired in distribution and real estate industry, with guidance from Dr. Vivek Bindra and VSS sir. तो मैं कुमार जी को इनवाइट करती हूँ इस एक्सपर्ट टॉक में अपना सेशन देने के लिए. ओवर टू यू कुमार जी. थैंक यू मित्रा जी फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. तो सबसे पहले जबरदस्त तालियां हो सकती है मित्रा जी के लिए. बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने शुरुआत की और आज हमने बहुत बेहतरीन तरीके से सुना अविनाश जी से टाइम मैनेजमेंट के बारे में, बहुत ही जबरदस्त टिप्स. और श्वेता जी ने तो फिर कमाल कर दिया और बहुत बढ़िया माइंडसेट के बारे में बिल्कुल माइंडसेट ओपन कर दिया. जिन्होंने भी आज सुना होगा सबके ढक्कन खुल गए होंगे. और चलिए अब मुझे भी मौका मिला है और आज हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग के ऊपर. तो डिसीजन मेकिंग में पहला जो चीज हमारे पास में एक आता है वो होता है कि सबने एक अच्छी कविता सुनी होगी शायद, टू बी और नॉट टू बी. चॉइस सबके पास में है और आज यही चॉइस हम सबके पास में है कि हम हमारे कैमरे को चालू करें या फिर ना करें, है ना. तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा टू बी और नॉट टू बी. अपना कैमरे को चालू करने की चॉइस है, आप लोग कीजिए. जैसे सिंपल जी ने किया है, बहुत बढ़िया. देखो वॉकिंग कर रहे हैं, थैंक यू. प्रशांत जी हैं, दीपक जी हैं, है ना, अविनाश जी हैं, किशोर जी हैं, अजय हैं. थैंक यू फॉर टू वंडरफुल ऑडियंस. आप सबने है ना अपने कैमरे को चालू किया है. जिन्होंने नहीं किया है वो चॉइस आपके पास में है. लेकिन जब आप कैमरा चालू रखोगे तो एक ही चीज हो सकता है कि मैं देख पाऊंगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है. तो चलिए शुरू करते हैं डिसीजन मेकिंग को. ओके. हमने बात की टू बी और नॉट टू बी. वाह जतिन, थैंक यू जतिन जी, आपने चालू किया. नरेश जी ने भी चालू किया है कैमरा. ओके, आई अंडरस्टैंड काफी लोग कहीं बाहर भी है, लेकिन थैंक यू ऑडियंस, है ना. और चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्टीफन कोवी के एक बहुत ही अच्छी सेइंग जो कहते हैं कि आई एम नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टांसेस, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजंस. तो मैं जो भी हूँ मेरे डिसीजंस के कारण हूँ. और शायद ये हम सबकी जिंदगी में सही है कि आज हम जो भी है जहाँ पे भी है वो केवल हम एक डिसीजन की वजह से है. और हम जिस देश में रहते हैं यहाँ पे आज सबसे अगर ज्यादा जरूरत है किसी चीज की तो इस नर्व की जरूरत है. और इसलिए आज मैं लकी हूँ कि मैं इस टॉपिक के बारे में बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि इसके बारे में आज मैं बात कर पा रहा हूँ. और डिसीजन मेकिंग क्यों आसान नहीं है इसको अगर हम समझे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है ना. कॉम्प्लिकेशन ये है कि जिससे मैं प्यार करूं उससे अगर शादी करूं और वो ना जमी तो जिम्मेदारी कौन लेगा. इसलिए कहते हैं कि भाई शादी चलो पेरेंट्स तो बोले उसी से कर लेते हैं, कौन टेंशन लेगा, है ना. मैं वो करूं जो मेरा दिल कहता है ना. लेकिन चलो जो लग गया वहीं पे करते हैं, क्योंकि अगर मैंने वो किया और नहीं लूंगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा, है ना. बहुत कॉम्प्लिकेशंस है. तो आज हम है ना अगले 10-15 मिनट में इन कॉम्प्लिकेशंस को आसान करने की कोशिश करेंगे. और थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ. यू आर लिसनिंग टू मी. मेरा थोड़ा सा प्रोफाइल बताता हूँ. आई एम एंटरप्रेन्योर फ्रॉम पुणे. मेरा 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है. आईटी डाटा सेंटर में मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है. डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री पे काम कर रहे पिछले 4-5 साल से. रियल एस्टेट इंडस्ट्री को समझा है 1 साल से बहुत डिटेल में, तो इसमें काम शुरू किया है. आई एम गेटिंग गाइडेंस फ्रॉम बड़ा बिजनेस. डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का इनिशिएटिव है. साथ में मैं पार्ट हूँ BSR सर की कम्युनिटी का, ब्रेक थ्रू आर्मी. और बहुत ज़बरदस्त लर्निंग यहाँ से लिया और हमने पार्टिसिपेट किया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी. और मैं आगे क्या करना चाहता हूँ अगर उसकी बात करूँ तो मेरा लक्ष्य है कि 2030 तक 10,000 एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएट करना है. ठीक है, खुद के 10 बिजनेस करने हैं 2025 तक. और 2040 तक 50+ बिजनेसेस खुद के होने चाहिए. मतलब यू नेम इट वी हैव इट. इतनी सिंपल से फिलॉसफी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ. तो चलिए अब ये जब जैसे ही बात आती है डिसीजन की तो डिसीजन के साथ डिसिप्लिन की बात आती है, जिसको थोड़ी देर पहले हमारी बहुत अच्छी स्पीकर श्वेता जी कह रही थी कि डिसिप्लिन की जरूरत होती है, माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत होती है. और हम सब लोग अगर मैं बात करूं बहुत गिफ्टेड है कि हमारे पास ये चॉइस खुद की है. कई कंट्रीज में कई जगह पे या कई सालों पहले ये चॉइस खुद की नहीं होती थी. जब हम कुछ नॉर्थ कोरिया की बात सुनते हैं तो वहाँ पे चॉइस उनके पास नहीं, उनको ये गिफ्ट नहीं है. लेकिन हम लोग
फ्री बर्ड है हमारे पास, है ना, ये गिफ्ट है हमें कि ये चॉइस हम कर सकते हैं कि हम इसको करें या ना करें। तो जब डिसिप्लिन की बात आती है तो इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे एक लेना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे छोटा सा डिसिप्लिन है ना, बात किया था कि ये 6:30 पे सेशन होगा, और श्वेता जी ने बहुत अच्छा बोला कि कुछ लोग आ गए और कुछ लोग सोचते रह गए, है ना। और कई बार है ना डिसीजन ना लेना भी एक डिसीजन होता है, और हम लोग में से अधिकतर लोग है ना इस डिसीजन को लेना पसंद करते हैं कि चलो कोई डिसीजन नहीं लिया। लेकिन फ्रेंड्स, ये डिसीजन नहीं लेने से भी एक बहुत बड़ा डिसीजन हमारी लाइफ में बन जाता है। और डिसीजन लेने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है इंफॉर्मेशन या नॉलेज। जितना ज्यादा हम डिसीजन को करेक्ट लेना चाहते हैं, ज्यादा सही हो, उसके लिए हमें जरूरत होती है उस पर ज्यादा इंफॉर्मेशन या फिर उस पर नॉलेज लेना। जैसे कि कुछ लोगों को लगता है मॉर्निंग वॉक जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप इस पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए तो इस पर रिसर्च करना शुरू कीजिए, खूब सारी इंफॉर्मेशन लेना शुरू कीजिए। क्योंकि जब आप अपने दिमाग को इंफॉर्मेशन का बम्बार्डिंग करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे है ना एक बढ़िया नॉलेज बैंक हमारे दिमाग में बनेगा, और वो बताएगा कि भाई तेरे को सुबह उठ के क्यों जाना चाहिए, है ना। तो चलिए हम क्विकली आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कैसे सही डिसीजन को लिए जाए। पहली चीज जो हमें एनालाइज करनी है, गेन वर्सेस पेन, है ना, कि जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं वहां पे फायदा क्या है, वहां पे नुकसान क्या है। और जब गेन वर्सेस पेन की बात आती है तो दो तरीके के गेन्स या पेन्स हो सकते हैं। टेंजिबल जो हमारे को दिखाई देते हैं, है ना, नॉन टेंजिबल जो हमको दिखाई ही नहीं देते। जैसे अभी बहुत सारे लोग शायद मॉर्निंग वॉक को निकले हुए हैं, है ना, इसके बहुत सारे टेंजिबल बेनिफिट्स भी है। वो क्या हो सकते हैं कि हाँ इससे मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी, ये रहेगा। लेकिन नॉन टेंजिबल बेनिफिट की बात करें तो जो हमें दिख ही नहीं रहा है कि इससे है ना मैं जिंदगी में है ना 10 साल तक भी फिट रहूंगा, इसको मैं देख नहीं सकता हूँ आज की डेट में, है ना। तो ये नॉन टेंजिबल बेनिफिट्स भी है। और हर डिसीजन की एक कॉस्ट होती है। जैसे कॉस्ट की बात करें, जो लोग आज इस सेशन को देख रहे हैं उनकी कॉस्ट ये है कि 1 घंटा 1.5 घंटा इस सब में समय जाने वाला है ना। टाइम का भी एक बहुत बड़ा वैल्यू होता है, ठीक है। तो अगर हमको किसी कहीं पे दुविधा में आ जाए कि ये डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है, तो करना क्या है, हमें सबसे पहले है ना हमें लिख लेना है जो भी डिसएडवांटेजेस है, जितने भी डिसएडवांटेज हमें दिखाई देते हैं, टेंजिबल या नॉन टेंजिबल। जैसे किसी को लगता है कि मैं है ना, बहुत लोग आज भी है ना इस दुविधा में है कि मैं इस नौकरी को करूं या उस वो करूं जो मेरे दिल में लगता है। तो करना क्या है कि हमें लिख लेना है कि क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। अगर मैंने मान लो नौकरी छोड़ दी और मैं ये करने लगा तो क्या क्या डिसएडवांटेज होंगे। और केवल जो दिख रहे हैं, जैसे मेरी मान लो कि किसी का 1 लाख रुपए सैलरी है तो वो नहीं मिल रहा है, लेकिन और आगे क्या हो सकता है वो भी लिखना बहुत जरूरी, जो हमें आज ना दिख रहा हो। और इसी तरीके से हमें एडवांटेजेस को भी लिख लेना चाहिए। और जब हम इसको लिख ले तो फिर हम एक बढ़िया सा डिसीजन ले सकते हैं। और हर डिसीजन के पीछे ना कहते हैं कि रिस्क में इश्क है। तो उस रिस्क के इश्क को कम करने के लिए ना हमें एक प्रिवेंटिव एक्शन प्लानर भी बनाना चाहिए, जिसको हम प्लान बी भी बोल सकते हैं। अगर ये ना हुआ तो मैं इस पे कैसे काम करूंगा। अगर मैंने 6 महीने का टाइम फ्रेम रखा है और वो 6 साल हो गया तो मैं क्या करूंगा, ठीक है ना। अगर ये ना हुआ तो क्या करूंगा। और बहुत बार डिसीजन लेने में हम लोग बहुत समय लगा देते हैं, लेकिन बहुत अच्छा कुछ सीखा है मैंने कि डिसीजन लेने में ज्यादा समय मत लगाइए। विद इन 24 आवर्स है ना डिसीजन ले लो। जितना भी बड़ा डिसीजन लेना है 24 घंटे से ज्यादा समय मत लगाओ, क्योंकि जितना ज्यादा अगर हम समय लगाएंगे उतना ज्यादा है ना मुश्किल होता चला जाएगा, और हमारा दिमाग उसमें फंसा रहेगा और हम हमारी टाइम एनर्जी वेस्ट करेंगे उसमें। और इसके लिए सबसे अच्छी बात, हमारे बहुत ही महान इंडस्ट्रियलिस्ट है जो कहते हैं आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड मेक देम राइट। रतन टाटा जी ने बोला है कि वो कहते हैं मैं कोई भी डिसीजन लेता नहीं हूँ, मैं विश्वास नहीं करता कि वो सही हो, मैं ले लेता हूँ और उनको सही साबित कर देता हूँ। तो ये हम सब पे डिपेंड करता है कि हम डिसीजन को कैसे राइट प्रूव करेंगे। चलिए क्विकली आगे बढ़ते हैं और डिसीजन ऑफ डिसिप्लिन को समझते हैं। आज तक कोई भी ओलंपिक में केवल इसलिए नहीं पहुंचा कि वो डिसिप्लिन को नहीं फॉलो करता था। ओलंपिक में पहुंचना या दुनिया में कुछ भी है ना असाधारण असाधारण अगर हमें हासिल करना है तो डिसिप्लिन में आना ही होगा।
बहुत सारे लोग डरते हैं डिसिप्लिन में आने से, नहीं नहीं मेरे से कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, अरे ये नहीं हो सकता, मेरे बच्चे वो है ना। लेकिन जितने भी लोगों ने डिसिप्लिन को फॉलो किया है वही सुपर सक्सेस हुए हैं, ठीक है। और इसी की मैं बात कर रहा था कि सुपर स्टार अगर बनना चाहते हैं, सुपर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो डिसिप्लिन और डिसीजन, ये दोनों नर्व को बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना पड़ेगा, ठीक है। और हर छोटी छोटी बात है ना, जैसे वॉकिंग के लिए जाना, सुबह जल्दी उठ जाना, ये भी एक छोटा सा डिसीजन है। उस अलार्म क्लॉक को बंद करना है या उसको सुनने के बाद में उठ के है ना तैयार हो जाना है, ये भी एक छोटा सा डिसीजन है ना। तो थैंक यू फॉर वंडरफुल ऑडियंस कि आप लोगों ने डिसीजन लिया, और कई लोगों का मैं देख रहा हूँ कैमरा चालू है, आप लोगों ने डिसीजन लिया कि आप इस सेशन में बने हो, सुन रहे हैं हमें, ठीक है। तो चलिए 10 डिसिप्लिन जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। पहला डिसिप्लिन है डिसिप्लिन ऑफ कंसिस्टेंसी। मैं अप्रिशिएट करूंगा यहाँ पे कुछ लोग, खासकर अजय जी को, जिन्होंने 5 दिन से वीडियो बना रहे हैं, बहुत जबरदस्त कंसिस्टेंसी को लेके आ रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कंसिस्टेंटली है ना बहुत सारी चीजों को पोस्ट कर रहे हैं, सेशंस को अटेंड कर रहे हैं, सीख रहे हैं, है ना। मित्रा जी को मैं देख रहा हूँ, श्वेता जी बहुत जबरदस्त कंसिस्टेंट है। तो हर सफलता के पीछे जो पहला राज होता है ये होती है कंसिस्टेंसी, और इसको कहते हैं मास्टर ऑफ ऑल द की, है ना। अगर कोई, हो सकता है आपसे कोई बेटर खेले, आपसे कोई बहुत ही बढ़िया जबरदस्त हो, लेकिन अगर आप लगातार खेलते हो मैदान में तो जीत तो आपकी पक्की है। चलिए दूसरा बात करते हैं कि डिसिप्लिन ऑफ क्रिएटिंग वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट। अब ये वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट कैसे बनता है फ्रेंड्स, है ना। ये बनता है हमारे से ही बनता है। हम बहुत बार है ना बहाने बना रहे होते हैं कि नहीं यार तुम नहीं जानते मेरे घर पे यह हो रहा है, हमारे सोसाइटी में ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे गांव में ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी केवल एक ही इंसान की है, और उसको अगर आप जानना चाहते हो तो है ना कभी कभी है ना आप चेहरा देखा करो आईने में और आपको वो शख्स दिखाई दे जाएगा। कहते हैं कि जब अगर जुनून होता है ना तो जुगाड़ निकल ही जाता है। तो जुनून अगर आपके पास है तो जुगाड़ निकाल ही लोगे, है ना। इस एनवायरनमेंट को बनाने की जिम्मेदारी हमारे पास में है। जैसा अजय जी ने 5 दिन से एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करने की कोशिश की, और आज बहुत सारे लोग वीडियो डाल रहे हैं। सो थैंक यू अजय जी फॉर डूइंग दिस। बात करते हैं डिसिप्लिन टू फॉलो कमिटमेंट, है ना। अभी कंसिस्टेंसी की बात कर ली हमने, वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट और कमिटमेंट, है ना। कमिटमेंट तो कुछ ऐसा होता है, हम बहुत ही हमारे एक एक्टर है वो कहते हैं कि एक बार मैंने कमिट कर दिया तो मैं अपने आप के भी नहीं सुनता। ओके, तो कमिटमेंट कुछ ऐसा है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो कमिटमेंट ऐसा देना है कि जो हमने बोल दिया तो वो करना ही करना है ना। नो सेकंड थॉट। हाँ, अगर आप बहुत बुरी तरीके से बीमार हो गए हो और आप कुछ नहीं कर सकते, तब तो सब समझ में आता है, क्योंकि ईश्वर भी तो उसी को देगा ना जो कमिटेड होगा, नहीं तो फिर क्यों देने वाला है। ओके। और चौथी बात करेंगे लिसन हार्ड चेंज फास्ट, है ना। बहुत ध्यान से सुनिए और खुद को है ना चेंज कीजिए, क्योंकि आज जो जमाना है ना बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है। कुछ सालों पहले हमने एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म देखा था, ऑर्कुट। आप सबने शायद देखा होगा, पता होगा। ऑर्कुट खत्म हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फेसबुक आ गया, है ना। अब फेसबुक की जगह इंस्टा आ गया, व्हाट्सएप आ रहा है ना। बहुत तेजी से प्लेटफॉर्म चेंज हो रहे हैं। अगर आज अपने आप को आप अपडेट नहीं करते हो, चेंज नहीं करते हो, है ना। कहते हैं कि परिवर्तन ही स्थायी है, द ओनली थिंग विच इज परमानेंट इज चेंज। तो अगर आप चेंज नहीं हो रहे हो ना तो आप नहीं एग्जिस्ट करोगे। तो चेंज करना पड़ेगा, बड़ी तेजी से अपने आप को बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी, है ना। कम्युनिकेशन वर्ल्ड क्लास करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने घर पे हो या किसी से बात कर रहे हो, ऑफिस में हो, और कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों से मेरी बात नहीं जम रही है, कुछ ये नहीं हो रहा है, तो एक ही चीज की कमी है जिसको इम्प्रूव करना है, वो है कम्युनिकेशन। वर्ल्ड क्लास कम्युनिकेशन होना चाहिए। और यहाँ पे 2 कम्युनिकेशन की बात करेंगे। एक जो खुद से करते हैं, 17 घंटे दिन में हम खुद से बात करते हैं, सोने के अलावा जो भी बातें हो रही होती, जब हम उठे होते हैं, शायद अभी भी आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे होंगे, बहुत सारी चीजें आ रही होंगी, और ये जो विचार है ये खुद से कम्युनिकेशन चल रहा है। इस कम्युनिकेशन को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना है। और दूसरा, हम जब लोगों से बातें करते हैं, हमें ये देखना है कि कैसे लोगों से हम बात कर रहे हैं, किन लोगों के साथ में है, इनके
मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं, क्या ये पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं, तो इसी तरीके से हमें देखना है कि हमारे शब्द कैसे निकल के आते हैं। ठीक है। रेस्पेक्ट अदर्स, डिसिप्लिन का एक और बहुत ही अच्छा नियम है कि दूसरों को रेस्पेक्ट कीजिए, है ना। अच्छी चीजों को और अच्छे लोगों को हमेशा रेस्पेक्ट देना सब अच्छी बात होती है। एक और बहुत ही बड़ा डिसिप्लिन, अपना रिव्यू करना, है ना। हमने आज क्या किया, क्या सीखा, क्या अच्छा किया, इस पे रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस रिव्यू को करेंगे तो हमें ना हमेशा बेटरमेंट की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर इस रिव्यू को ना किया जाए, कहते हैं कि फीडबैक इज फूड फॉर चैंपियन, और मेरे बारे में मुझसे अच्छा कौन जानता है कि आज मैंने क्या उखाड़ा है ना। ठीक है, तो मुझे ये जानने की जरूरत है कि आज मैंने क्या किया है, और उसके लिए बैठ के एक 5 मिनट का डिसिप्लिन डालना है रात में सोने के पहले, है ना। जब आपकी सब एक्टिविटीज खत्म हो जाती है तो बैठना है, रिव्यू करना है कि हम हैं कहाँ पे, आज हमने क्या किया। एक और चीज को जानते हैं, कीप योर एनर्जी हाई। डिसिप्लिन में रहना है तो हाई एनर्जी के साथ में रहना पड़ेगा, विक्टर मेंटालिटी के साथ में काम करना पड़ेगा, विक्टिम मेंटालिटी के साथ काम नहीं होगा। विक्टिम मेंटालिटी जो अभी बात की थी, फिक्स माइंडसेट, है ना, वो बोलते हैं यार मैं तो कहाँ, है ना। विक्टर मेंटालिटी ग्रोथ माइंडसेट। आप हमेशा ये सोचिए हर जगह कोई भी सिचुएशन है आप कैसे जीत सकते हो वहां पे, है ना। सिचुएशन तो सेम ही होती है सभी के लिए, कुछ लोग वहां पे, है ना, जीत जाते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो आप सब ने एक लड़के को देखा था जिसका नाम सचिन तेंदुलकर था। 16 साल की उम्र, मैदान में उतरा हुआ था, है ना, और उधर से वकार यूनुस की एक बहुत तेज बॉल आई और उसने हिट किया। सचिन का, है ना, खून निकलने लगा, हेलमेट के अंदर बॉल घुस गई थी। हम में से अधिकतर लोग ये सोच रहे थे, और इवन, है ना, उस वक्त अपोज दूसरे साइड पे नवजोत सिंह सिद्धू खड़े हुए थे, उन्होंने बोला कि जाओ बेटा जाके आराम करो। और तब एक ही चॉइस थी सचिन के पास में कि वो या तो आराम कर लेता, लेकिन उसने बोला मैं खेलेगा, और उस मैं खेलेगा ने ना उसको विक्टर बना दिया, उसको चैंपियन बना दिया। तो हम सबके पास ऐसा एक जुनून होना चाहिए, जब खून बह रहे हो, जब, है ना, बॉडी बिल्कुल आपकी तैयार ना हो, जब कुछ भी ना हो ना, तब आप क्या करते हो, तब उसको कहते हैं चैंपियन मेंटेलिटी की बात करेंगे। ठीक है ना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, से नो टू ईडीडी, इमोशनल ट्रेनिंग डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिएगा, गोल पे फोकस कीजिए। बहुत बार, है ना, ऐसे डिस्ट्रैक्शंस आते रहेंगे आपके आसपास से, बहुत सारे इमोशनल ट्रेनिंग डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, उन पे फोकस मत कीजिए, उनकी तरफ मत जाइए, है ना, और फोकस करिए अपने गोल्स की तरफ, बाकी सबको ना कह सकते हैं। और एक और चीज, थिंक एंड एक्ट बिहेव वर्ल्ड क्लास। अगर आप चाहते हो वर्ल्ड क्लास बनो तो सोच भी तो वर्ल्ड क्लास आनी होगी, एक्ट भी वर्ल्ड क्लास करना पड़ेगा, और बिहेवियर वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। कहते हैं बिना तब के कुछ भी नहीं बनता, तो तब करना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज को समझते हैं, कीप डिसीजन ऑन टाइम, कीप योर लाइफ सिंपल एंड सेव योर टाइम। जितना आसान रखेंगे जिंदगी को, उतना, है ना, जिंदगी में समय बचा सकेंगे, क्योंकि समय की बात की थी बहुत ही लिमिटेड है। आपने देखा होगा मार्क जुकरबर्ग को, जिनके पास, है ना, आप देखते हो एक ही टी शर्ट पहनता है ना, एक ही नहीं पहनता, एक जैसे ही पहनता है। वो उसमें डिसीजन लेने में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता है ना। और तो ऐसे हमारे पास में भी डिसीजन हो सकता है, जैसे मैंने डिसीजन लिया कि मैं व्हाइट या ब्लू शर्ट ही पहनता हूँ नॉर्मली, तो मेरे को डिसीजन लेने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, तो समय बच जाता है वहां पे। तो सिंपल रखिए, खाने में भी सिंपल रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर हमने खाने के लिए भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस रखे, ये वो, तो बनाने में, खाने में, जाने में, है ना, ऐसे सिंपल डिसीजन। और समय बचाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डिसीजन के बारे में। जैसे बहुत बार, है ना, लोग जाते हैं और कुछ सब्जी लेने के लिए जाते हैं, और वहां पे भी डिसीजन लेते हैं कि आलू लूं कि लौकी लूं, है ना, ये भी डिसीजन है। अब ये आलू लूं तो कैसा आलू लूं, ये भी डिसीजन है। बेटर है आप समय बचाइए, उसको एनर्जी को यूज कीजिए, अपनी लर्निंग पे डाल दीजिए। ये डिसीजन किसी और को ले लिया तो और अच्छी बात होगी, है ना। और इसी की हम बात कर रहे थे, स्मॉल डिसीजन जो हम अननोइंगली ले लेते हैं, या बिग डिसीजन जो हम लेते ही नहीं है कभी जिंदगी में, इनसे हमारी जिंदगी में बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। तो छोटे छोटे डिसीजन पे भी ध्यान दीजिए, और बड़े डिसीजन खुद लेने की कोशिश कीजिए। छोटे डिसीजन, है ना, कुछ लोगों को आप दे सकते हो जहां पे आप देखते हो कि आपके शायद जरूरत ही ना हो। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, वंडरफुल ऑडियंस। और आज हमारे बहुत ही अच्छे स्पीकर थे अविनाश जी, उनके लिए जबरदस्त तालियां। ठीक है, माइंडसेट पे बहुत अच्छी बात की श्वेता जी ने, और आपने फाइनली मुझे सुना।
तो आज की जो थीम थी अविनाश जी और श्वेता जी और कुमार आस्क, तो इसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे आस्क, और मैं वापस बैक टू मित्रा जी। थैंक यू मित्रा जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू कुमार जी, आपने बहुत बढ़िया टॉपिक लेके डिस्कशन किया, जो कि बहुत हम लोगों सभी के लिए एक दिशा खोल दिया। मतलब अब सच में डिसीजन लेना हम लोगों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने ये जाना कि अगर ठीक राइट डिसीजन लिया और उसे अपने जीवन में करना शुरू किया, तो हम एक अच्छे लाइफ को जी सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस टॉक। और अब मैं सारे एक्सपर्ट को भी मैं थैंक्स देना चाहूंगी कि उन्होंने भी इतना अच्छा टॉपिक लेके बातें की। तो अगर अभी हम लोग का वो क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा, तो सबको इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम लोगों के जो एक्सपर्ट हैं उन लोगों से अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है लग रहा है किसी का कोई सवाल। First of all, I congratulate मेरा एक क्वेश्चन था। Sir, Shweta, you nailed it, you killed it. Avinash sir's presentation was wonderful, and the last one is the out of the word. So thank you to all three speakers. Matlab, Sunday morning we utilized it well, and yes, all the three PPTs on discipline, on mindset, it is very very यूजफुल। एंड हमको ना कहीं ना कहीं ना बहुत सारी चीजें पता होती हैं, बट ना हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो वो कंसिस्टेंसी मैटर वाला जो सर ने बोला ना, तो वो बहुत मतलब अगर आपको कुछ आता नहीं है तो धीरे धीरे सीखते हैं ना, कंसिस्टेंसी की तरफ जाते हैं। तो वो सर ने एक एग्जांपल दिया था कि हाँ डेली करें तो आप एक्सीलेंस की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू टू ऑल द थ्री स्पीकर्स। एंड डिसीजन मेकिंग पे मेरे को ये ऐसे 24 आवर में हाउ टू टेक अ डिसीजन इन 24 आवर्स ओनली, इफ इट इज बिग और स्मॉल बोथ। अजय जी, sorry I missed the last line. Yes sir, my question is to you is that how to take a decision only in 24 hours, whether it is big or whether it is a small. Exactly, great question अजय जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 24 आवर्स में लेने का एक ही वो है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जब जॉब को छोड़ने का निर्णय लिया तो हम सबके दिमाग में चल रहा होता है, लेकिन द फाइनल डिसीजन विच आई टुक इन 24 आवर्स, ओके। तो उसके लिए क्या है ना कि एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस एनालिसिस को करना के लिए है ना हमारे पास फैक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। और हमारे को एक कैलकुलेशन करना है, ओके। कोई भी डिसीजन है ना एक कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। और ये कैलकुलेशन को करने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा हम अगर समय लगा देते हैं ना इसको सोचने में, तो उतना हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही होती है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो सोचते हैं कि इस लड़की के साथ में या उस लड़के के साथ में मेरे को रिलेशन रखना है कि नहीं रखना है, और उसी को सोच सोच के है ना समय तो बस जाता रहता है, ठीक है। और हम सबके साथ है ना हमारी एनर्जीज इसी तरीके से ड्रेन हो रही है। सो इफ यू वांट टू स्टिक टू योर जॉब यू नीड टू टेक दैट डिसीजन, और फिर उस पर फोकस कर दीजिए, नहीं तो एनर्जीज है ना ड्रेन होती रहेगी। आप लिख दीजिए पूरा पेपर पे, जब आप लिखेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा चीजें कि मेरे को इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, अगर ये नहीं किया तो क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। इनको लिखें और डिसीजन लीजिए, छोटे डिसीजन या फिर बड़े डिसीजन।
Thank you, sir. Thank Thanks a you. lot. Thank you, Ajay ji. जतिन जी को लग रहा है कुछ पूछना है, तो प्लीज जतिन जी आप पूछ सकते हैं। सर मैं पूछना मैंने हेलो हेलो हाँ जी सर मैं हमने पूछना है, पहले 2 लेने बोलूंगा जी, बोलो ही। पहले तो ये जो डिसीजन मेकिंग में अब जो बोला है उस पे मैंने 2 लाइन लिखी है। कोई नहीं उकसाता सही काम के लिए, कोई नहीं उकसाता सही काम के लिए, 1 मिनट लगता है जिंदगी खराब करने के लिए, तो पूरी जिंदगी लगती है इसे बनाने के लिए। पर एक निश्चय है जो हमें जिंदगी खराब कर भी सकता है और जिंदगी बना भी सकता है। पर एक वो 2 लाइनें, आपने तो हमें खुश कर दिया, आपने हमें खुश कर दिया, ऐसा हमने इतना सोचा भी नहीं था, आपने सोच से परे कर दी। तो थैंक यू जतिन जी, बहुत बढ़िया आपने लिखा है, थैंक्स अ लॉट। ओके थैंक यू। धर्मेश जी आपने भी हैंड रेज किया है, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? Unmute, sorry, let me unmute, let me change the setting. हाँ जी धर्मेश जी। हाँ सर, वो जो आपने जो बात बताई कि कभी कभी क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी मेरा इंटर का काम चालू किया है, तो मुझे वो पैनल लाइट्स लगाना था, मतलब इसका घर का। पर कल मैं मार्केट में गया इधर बॉम्बे में CST में, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा फर्स्ट कि बाबा कौन सा सिलेक्ट करूँ, क्योंकि हर एक कंपनी का रेट बढ़ ही जा रहा है। जैसे ओरिएंट कंपनी का है तो 450 रुपया है, कोई पैनासोनिक के 350 रुपये। तो हम लोग 10 दुकान में गए, फाइनल पे मतलब वही, मतलब कैसे क्या होता है, हर एक जो बंदा रहता है खुद का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करता है कि यार वैसा है, इसमें वो है, उसमें है। तो अपने को जिस चीज में नॉलेज नहीं रहते तो अपने को जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते और उसमें से टाइम वेस्ट हो जाता है अपने, क्योंकि क्लियर माइंडसेट नहीं रहता अपना। तो बिल्कुल उस टाइम पे क्या करना चाहिए, मतलब धर्मेश बहुत अच्छा आपने बोला है ना। और मैं ना बहुत पहले एक टॉक BSR सर का सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि कल है ना राजेश घर में 2 टेबल लेके आ गया, ठीक है। अब टेबल लेने हैं ना, अगर BSR सर भी चले जाते 2 घंटे लगा देते तो शायद उनके मनपसंद का टेबल आ जाता था, लेकिन उसमें उनका समय कितना जाता है। तो कई बार चीजों को है ना हमें डेलीगेट कर देनी चाहिए। और अगर वो पैनल लाइट लगाने के लिए हमारा कोई बंदा आ रहा है जो लगाने वाला है, जो काम करने वाला है, उसी को बता देने का तेरे को जो सबसे बेस्ट लगता है ना, जो यहाँ पे सबसे अच्छा लगेगा, ठीक है। ऐसे डिसीजन हमें पास ऑन कर देने चाहिए। हम समय बचाएंगे, एनर्जी बचाएंगे और है ना पैसा भी बचाएंगे, तीनों चीजें बहुत अच्छे से हमारा बच जाता है। तो छोटे छोटे डिसीजन है ना वो दे दो। हाँ अपनी जिंदगी के डिसीजन किसी को मत देना, जिंदगी के डिसीजन मत दो किसी को, लेकिन ऐसे छोटे डिसीजन है ना, जैसे मैंने कहा आलू लाने की बात है ना, ये किसी को आप आउटसोर्स कर सकते हो। इसी तरीके से आप जब ऐसे डिसीजन में हो तो बहुत सारा टाइम, आप जैसा बता रहे हो बहुत अच्छा आपने नोट किया कि बहुत सारा टाइम आपका और एनर्जी वेस्ट हो गया। ये डिसीजन आप कभी भी मत लो, ये किसी को पास ऑन कर दो, क्योंकि जब भी आप ये डिसीजन लोगे तो आपको हमेशा ये लगेगा, जैसे मोबाइल के बारे में कहते हैं ना कि मोबाइल लेने के बाद में हर महीने के बाद में लगता है यार इससे बेटर ये वाला ले लेता, ठीक है। तो वो डिसीजन कभी भी आप रिग्रेट करोगे तो इससे बेटर है कि ये डिसीजन किसी और को दे दो, सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपकी एनर्जीज बच जाएंगी। चलो थैंक यू। सिंपल दीदी कुछ कहना चाह रही हैं? सिंपल दीदी। गुड मॉर्निंग ऑल एंड थैंक यू ऑल द स्पीकर्स, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। सो आई वुड वांट टू स्टार्ट विद अविनाश जी। आपका आपने जो बोला कि किसके पास कितना वक्त है और जो आपने कैलकुलेशंस बताए, तो आई थिंक इट इज अ ग्रेट वे कि सेंसिटाइज करना लोगों को टाइम का इम्पोर्टेंस के बारे में। और उसके बाद आपने कुछ टेक्निक्स बताए, मतलब इतना ब्रीफली आपने सब कुछ बहुत सारा चीज कवर कर दिया, दैट वाज रियली ग्रेट।
श्वेता, आई वुड से सुपर्ब, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन ग्रोथ माइंडसेट का, बहुत ही अच्छा, एंड द वे यू एक्सप्लेन सो ब्यूटीफुल इट वाज। एंड कुमार जी, डिसीजन मेकिंग, आई थिंक सो सब लोग रिलेट कर पाते हैं इससे, बिकॉज ये आई गेस हम कितना भी यू नो वट एवर वी अचीव, हर बार हर मोड पे डिसीजंस कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपने भी जो पॉइंट्स दिए, आई थिंक सो दैट वाज वेरी नाइस, वेरी आई ओपनिंग, एंड मुझे लगता है हर पॉइंट पे देयर इज सो मच टू एक्चुअली थिंक अबाउट एंड टॉक अबाउट, यू नो, जैसे आपने पेन एंड गेन वाला बोला, तो मैंने वही सोच रही थी उसके बारे में। तो एक्चुअली वही होता है, जब हम कुछ भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो वी आर जस्ट ड्रिवन बाय पेन, होगा कितना पेन होगा उससे और कितना गेन होगा, जो ज्यादा होता है हम उसी की तरफ ज्यादा जाते हैं। तो वो काफी अच्छा था। एक पॉइंट आई वांट टू ऐड इन दैट डिसीजन मेकिंग का, जैसे अभी कोई पूछ रहे थे ना डिसीजन मेकिंग कैसे करना चाहिए, कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक मेरा सेंस है इसमें कि जब भी कोई डिसीजन लेना होता है येस और नो का, वी कैन आस्क वन क्वेश्चन टू आवरसेल्व्स कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इट, व्हाट इज द प्राइस आई हैव टू पे। सो जैसे कि सपोज मॉर्निंग वॉक करना है कि नहीं करना है, तो नहीं करना है तो क्या प्राइस पे करना है मुझे, दिन भर आलस रहेगा, बॉडी मतलब एक्टिव फील नहीं करेगा, एनर्जेटिक फील नहीं करेगा, सो इज दैट द प्राइस आई वांट टू पे? इफ आई एम ओके टू पे दैट, देन आई कैन स्किप द मॉर्निंग वॉक। बट अगर वो प्राइस मुझे नहीं पे करना है, देन इट मीन्स आई शुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक। तो आई थिंक सो व्हाट इज द प्राइस आई नीड टू पे, ये हर बार आप क्वेश्चन अपने आप को पूछेंगे तो वो भी एक तरह से आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने के लिए। तो that was it, and thank you to everybody, thank you so much, great listening to everybody on a Sunday morning. I think so it's a great start of the day. थैंक यू सिंपल जी, तो बहुत ही बढ़िया, थैंक यू, तालियां हो जाए सिंपल जी के लिए। चलिए हम वापस, अविनाश जी ने हैंड रेज किया, अविनाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे सुनते हैं। अविनाश जी आप म्यूट पे हैं। हाँ जी कुमार साहब, मैं आपसे, मेरा सवाल आपसे ये था कि कभी कभार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें सिचुएशन ऐसी होती है कि कभी कभार कभी इमोशनल और प्रोफेशनल के बीच, तो हमें जो डिसीजन लेना चाहिए इमोशनल, ऐसी स्थिति होती है कभी इमोशनल हो जाता है प्रोफेशनल, तो अपनी डिसीजन कैसे उसको डिसाइड करें कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो इमोशनल और प्रोफेशनल की वे पे, क्या करना चाहिए इसमें? बहुत अच्छा क्वेश्चन अविनाश जी पहले आपने पूछा है ना। और ये बात है ना, हमेशा दिल और दिमाग के बीच में है ना एक होड़ लगी रहती है, तो सिंपल जी ने इस पर बहुत अच्छा आंसर दिया है। लेकिन जब भी होड़ है ना दिल और दिमाग के बीच में हो, तो कहते हैं कि आप हमेशा दिल की सुनो, है ना। ये दिल के सुनोगे ना तो दिमाग अपने आप उसको एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि दिमाग है ना, आपको जो आपके दिमाग पहले से जो फैक्ट्स है, जो डाटा आपका गया है उसके हिसाब से काम करेगा। लेकिन दिल है ना वो करेगा जो, जिसको हम सिक्स्थ सेंस की बात करते हैं, वो दिल कर सकता है। तो हमेशा दिल की सुननी चाहिए, दिल और दिमाग की होड़ में। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। विपिन आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? विपिन जी का आवाज, हाँ विपिन बोलिए। हेलो हेलो, हाँ विपिन जी। हाँ थैंक यू कुमार भैया। एक्चुअली मेरे जितने क्वेश्चन थे आपने सारे के आंसर दे दिए हैं। तो जो सेशन था, और एक्चुअली मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ अभी, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। लेकिन मुझे जो कुछ भी आज पूछना था आपने मेरे को उसका आंसर दे दिया। थैंक यू भैया। चलो थैंक यू विपिन जी। सर हाँ जतिन भाई। सर मैंने पूछा, जो मतलब सीनियर होगा अपना काम जूनियर को दे देगा, अगर जूनियर ने अपना काम समय बचाना हो तो किसको डेलीगेट करेगा? वो जूनियर ने ऑटोमेट करना सीखना पड़ेगा कि काम कैसे अपने आप ऑटोमेट हो जाए। और कभी कभी है ना एक और चीज होती है जिसको रिवर्स डेलीगेशन भी कहते हैं जतिन, है ना। आपको वो आर्ट भी सीखनी चाहिए कि आप कैसे सीनियर से काम करवा लो, रिवर्स डेलीगेशन। अच्छा। और एक ये टाइम लॉगिंग और टाइम ब्लॉकिंग में क्या फर्क है? टाइम लॉगिंग और टाइम ब्लॉकिंग अविनाश जी बताएंगे इस पे, अविनाश जी ने टॉपिक लिया है आज। टाइम लॉगिंग का मतलब ये है कि भाई आप टाइम लॉगिंग ऐसा करिए, अपने समय को दिन भर आप ट्रैक करिए और वहाँ पे आप ये देखिए कि आपका जो समय है कहाँ पे वेस्ट हो रहा है। तो ये टाइम लॉगिंग, और टाइम लॉगिंग का ऐसा है कि भाई आप यदि दिन में कोई काम डिसाइड करते हैं, यदि आपने कोई 1 घंटे
डिसाइड किया है काम करने का, और उसको अलग अलग पार्ट में आप उसको ब्लॉक करिए कि भाई 10 मिनट मुझे 10 मिनट मेडिटेशन करना है तो मैं 10 मिनट मेडिटेशन करूंगा, 10 मिनट मुझे साइलेंस में जाना है तो 10 मिनट साइलेंस में जाऊंगा, 10 मिनट मुझे एक्सरसाइज करना है तो 10 मिनट। इस तरीके से अपने समय को आप ब्लॉक करिए। तो सर जैसे टाइम ब्लॉक कर दें, पर जो फिक्स टाइम होता है जैसे 10 मिनट है, तो उसमें मतलब पूरा तो वो धनी में कई बार हम ज्यादा ले लेते हैं, कई बार हम ज्यादा ही लेते हैं, कई बार जैसे 10 मिनट हमने कहा तो 10 मिनट से 15-20 मिनट हो जाते हैं, तो उसको मतलब फिक्स करने के लिए क्या कर सकते? तो आप अपना शेड्यूल बनाइए ना उसके लिए। वही तो मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने शेड्यूल बनाइए कि मुझे ये काम करना है, 1 घंटे में करना है, तो मैं 15 मिनट ही एक्सरसाइज को दूंगा, 15 मिनट ही मैं मेडिटेशन करूंगा, 15 मिनट ही मैं अपना रीडिंग करूंगा। इस तरीके से आप समय को ब्लॉक करिए, मतलब आप समय वेस्ट मत करिए, 1 सेकंड भी आप समय वेस्ट मत करिए। ओके, थैंक यू। चलिए सुखदेव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे सुनते। सुखदेव जी। First of all, good morning all of you, and thank you expert for very informative knowledgeful speech। तो मेरा क्वेश्चन ये था कुमार, जैसे आपने एक पॉइंट बताया था कि अपनी थिंकिंग को वर्ड क्लास या ब्रॉड की थी, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए अपनी थिंकिंग को ब्रॉड करने के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन सुखदेव जी, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है। इसके लिए एक ही चीज है कि हमें है ना उस एरिया में पहुंचना पड़ेगा, और वो हमारी थिंकिंग को ब्रॉड करने के लिए ना हमें सबसे पहले है ना ABC को चेंज करना पड़ेगा। ए मतलब एसोसिएशन की बात करेंगे हम लोग, है ना। जब हम एसोसिएशन चेंज कर देंगे अच्छे लोगों के साथ में, तो हमारी थिंकिंग ब्रॉड होगी। दूसरा, ये जो बुक्स हम लोग पढ़ते हैं ना, ये हमारी थिंकिंग को एक अलग लेवल पे लेके चली जाती है। और तीसरी चीज है कि हमको है ना सी मतलब पहले सीरीज होते थे, तो हमें टॉक्स सुनने चाहिए, अच्छे लोगों की सीरीज आती हैं। जैसे अर्ल नाइटिंगेल का बात कर रहे थे अजय कुमार जी, अर्ल नाइटिंगेल का द सीक्रेट, स्ट्रेंजर्स सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस, ऐसे बहुत ही जबरदस्त टॉक्स है। जब हम इनको सुनते हैं तो ABC जब बेटर हो जाता है ना, तो हम एक अलग लेवल पे होते हैं, हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है। थैंक यू। वेलकम। सर व्हाट द मीनिंग ऑफ इमोशनल ड्रैगन? क्या हुआ? इमोशनल ड्रैगन। अच्छा, वो EDD जो है ना, वो ये है, कई बार है ना हम लोग, मैं आपको इसको एक ना अच्छे वाकये से बताता हूँ। एक बहुत ही अच्छे मतलब क्या बोलेंगे इनको, सुकरात का नाम सबने सुना होगा, है ना। सोक्रेट्स कहते हैं, सुकरात का नाम सुना था। अब एक बार इनके घर में एक ऐसा वाकया हुआ कि इनके घर में इनके दोस्त आए हुए थे, और इनके दोस्त जब आए थे तो उन लोगों ने बात की, और जब ये निकलने लगे तो उनकी वाइफ ने क्या किया ना, ऊपर से एक बाल्टी पानी उनके ऊपर डाल दिया, ठीक है। और जब एक बाल्टी पानी डाल दिया तो शायद हम में से अधिकतर लोग का रिएक्शन ये हो सकता था कि हम चिल्लाते, झगड़ा करते, इमोशनली ड्रेन हो जाते थे। लेकिन है ना, सुकरात ने बस इतना बोला अपने फ्रेंड से, पहले केवल है ना बादल गरज रहे थे, अब बारिश भी हो गई और निकल गए। तो देखो सिचुएशन तो एक ही थी, सेम ही थी, लेकिन उन्होंने इमोशनली ड्रेन होने की बजाय उसको एक ह्यूमर पे चेंज किया और वो वहां से निकल गए। तो हमें ऐसे सिचुएशंस या ऐसे लोगों के से दूर होना है जो हमें इमोशनली ड्रेन करते हैं, मतलब कमजोर करते हैं। हाँ बिल्कुल। गुड मॉर्निंग ऑल। हाँ जी, बात कर रहा हूँ सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत ही प्रेजेंटेशन हुए आज के, और टॉपिक भी बहुत ही बढ़िया थे, जैसे कि माइंडसेट हो, टाइम मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग। सर मेरा एक क्वेश्चन था डिसीजन मेकिंग पे। जो अपन गुस्से में जो डिसीजन लेते, बहुत बार वो गलत ही रहते, ऐसा मैंने सुना है। तो उसको कैसे अवॉइड किया जाए, या गुस्से में अपन डिसीजन ले लेते कि जॉब छोड़ने का है, या इसको कोई बोल देते हैं अपन, तो उसका मतलब क्या करना चाहिए? नहीं बिल्कुल। तो बहुत अच्छा पहले क्वेश्चन दीपक जी आपने पूछा है, और इसको एक कहानी के माध्यम से आपको बताता हूँ, है ना। एक कहानी है एक लेडी की, जिसको है ना बहुत गुस्सा आता था, और वो गुस्सा जब उसको आता था ना, तो घर में सब तमाशा हो जाता था। तो वो बहुत परेशान थी अपनी इस आदत से, जैसे बहुत सारे लोग आज इसको सोच रहे होंगे कि गुस्से में मैं क्या कर देता हूँ। तो तभी है ना कुछ दिनों के बाद वहां पे एक संत महात्मा आए,
वो संत महात्मा जब आए तो उन्होंने, उस लेडी ने पूछा कि बाबा जी मुझे ये बताइए कि मेरे को इतना गुस्सा आता है, मेरे बहुत नुकसान हो जाता है, घर में सब लोग मेरे से बहुत दुखी रहते हैं, तो क्या करूं। तो उन्होंने अपने झोले से है ना एक छोटी सी बोतल निकाली और उसको बोला कि ये बोतल है, ये तुम्हारे पास में रख लो, और जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा ना तो इसको तुमको पी लेना है थोड़ा सा, 2 बूंद, और तुम्हें 10 मिनट तक है ना बिल्कुल मुंह बंद करके रखना है, ठीक है। अगर आप ये करोगे, अगर आपने मुंह खोला तो है ना ये काम नहीं करेगी। और फिर 10 दिन के बाद में जब वो संत वहां से जा रहे होते तो वापस वो लेडी बोलती है कि बाबा जी चमत्कार हो गया। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, तो बोले नहीं वो जो आपने दवाई दी थी ना वो काम कर रही है। तो उन्होंने बोला बालिके उसमें कुछ नहीं था, उसमें सादा पानी था, पूरा चमत्कार तो तुम्हारे शांत रहने से हुआ है ना। तो जब भी गुस्सा आ जाए तो हमें है ना उस बोतल की जगह पे अपने को शांत कर लेना है, कम से कम 10-15 मिनट के लिए। अगर हम शांत हो जाएंगे तो हम इन सब चीजों से बच सकते हैं। माइंड कंट्रोल। हेलो सर। हाँ जी। हाँ जी। हाँ सर, मैं इनके सवाल का मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। इनका सवाल है गुस्सा आता है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हमें गुस्सा आता नहीं है, एक्चुअली हम गुस्सा करते हैं। आप गुस्सा उसी पे करते हैं जिस पर आपका कंट्रोल होता है। और आप अपनी वाइफ पे गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन क्या आप अपने बॉस पे गुस्सा कर सकते हैं? वही बोल रहा हूँ सर, मैं जॉब की बात कर रहा हूँ। जब मैं ऑफिस में हूँ तो बॉस यानी जमता नहीं, यानी बॉस के साथ तो हर किसी का जमता नहीं, कोई जमा लेता है। तो मेरे बहुत से जो कलीग है वो जमा लेते हैं, यानी कुछ भी बोले तो वो जैसे कैसे कैसा कर सकते हैं कि जो बॉस जो बोलते हैं वो सुन लेते हैं और शांत बैठ जाते हैं। और बहुत ज्यादा ही करता है, लिमिट के बाहर करता है, तभी भी वो कुछ नहीं बोलते। तो ये जब पसंद नहीं आता तो अपन बोल देते हैं कि ये जमता नहीं, तो उसका रिएक्शन उल्टा ही हो जाता है। तो उस टाइम क्या करना चाहिए कि अपन बॉस को कुछ बोलना चाहिए उल्टा या नहीं बोलना चाहिए, सब सुनते ऐसा रहता है। डिपेंड करता है आप बॉस पे गुस्सा आता है पर वो निकलता नहीं है उसके उनके ऊपर, वो अंदर ही रह जाता है। सर मेरा कैसा होता है कि मैं देखता हूँ बाद में फिर गुस्सा निकल जाता है और मैं डिसीजन ले जाता हूँ कि अरे ये करने का है। तो अभी वही मुझे सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए उसके बारे में। दीपक जी, जब ऐसा चीज आए ना, जो चीजें आपको बॉस की पसंद ना हो, तो उसको इस तरीके से बोलना सीखिए कि उस वक्त उसको समझ में नहीं आए। कहते हैं कि कुछ जोक्स ऐसे होते हैं ना जो 24 घंटे के बाद में समझ में आते हैं। अगर आप ह्यूमरस वे से उसको आंसर देते हो ना तो उसको उस वक्त समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब रात में सोएगा ना तो उसको नींद नहीं आएगी। तो आपको वो वाली आर्ट सीखनी पड़ेगी। बराबर है सर। किशोर जी शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं। Yes, sir. So good morning to all, and thanks to all 3 speakers who gave such a wonderful information in the Sunday's morning. And मेरा क्वेश्चन श्वेता मैडम से है। आपने फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट के बारे में आपने बताया। तो फिक्स माइंडसेट वाले तो हम ज्यादातर देखते ही है कि वो एक बहुत से हमको दिखते हैं। तो ऐसे फिक्स माइंडसेट वालों को हम ग्रोथ माइंडसेट की तरफ कैसे लेके जाए कि जैसे वो आगे चल के वो उनका माइंड ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगे? थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर हमें फिक्स माइंडसेट वाले को बदलना है तो पहले हमें खुद को बदलना होगा। और जब वो फिक्स माइंडसेट वाले देखेंगे कि हम कितना एफर्ट्स लगा रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो वो अपने आप बदल जाएंगे। और ऐसा नहीं कि हम किसी को भी सजेशन दे या तुम बदलो कहे, लेकिन जब तक वो खुद नहीं बदलना चाहता तब तक कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत तो बदल जाएगा, लेकिन जितना हम चाहते हैं कि वो बदले उतना नहीं बदलेगा। इसीलिए अगर हम घर में से किसी को बदलना चाहते हैं तो हमें वैसा इन्वायरमेंट भी क्रिएट करना होगा, मतलब आदतें बदलनी होगी अपनी। और फिर जब हम अपनी आदतें बदलेंगे तो सामने वाला भी उससे रिलेट कर पाएगा कि अरे ये कितना एफर्ट्स कर रहा है, या उसकी पहले आदतें थी वो अब बदल गई है और इससे उसको फायदा भी हो रहा है, तो काश मैं भी ये करूँ, तो वो थोड़ा थोड़ा बदलेगा। इसीलिए हमें पहले अपने आप को बदलने में एफर्ट्स देने हैं, फिर सब दुनिया बदल जाएगी।
थैंक यू, बहुत अच्छा है, आपने आंसर दिया, थैंक यू। किशोर जी, इसमें एक ऐड करना चाहूंगा मैं, है ना, एक जी। सवाल आपसे पूछता हूँ कि एक पानी के 2 जार है जिसमें दोनों में ना बराबर पानी है। एक का टेम्परेचर वो उबल रहा है, और उबल रहा होता है तो कम से कम 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और एक है ना समझ लेते हैं कि एक का टेम्परेचर है ना वो बिल्कुल नॉर्मल सा है, ओके, मतलब रूम टेम्परेचर 37 डिग्री। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या टेम्परेचर हो जाएगा? क्या दोनों पानी गर्म हो जाएंगे? गरम होना चाहिए सर। होना चाहिए ना, लेकिन मान लो कि एक बहुत ठंडा पानी है, वो -15 डिग्री पे है, और उसमें हमने 100 डिग्री सेल्सियस वाला पानी डाला, वो जमा हुआ बर्फ है, तो क्या होगा? क्या वो पानी गर्म ही रहेगा? वो ठंडा पानी अपने में मिला लेगा सर उसको, तो है ना। सो उसी तरीके से है ना, अगर हमारा टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए, ठीक है, हमारा टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए, हमारे आसपास की एनर्जीज बहुत हाई हाई हो जाए, तो हमारे आसपास में चीजें अपने आप जादुई तरीके से चेंज होना शुरू हो जाती है। तो श्वेता जी ने जो बोला है ना कि सबसे पहला चेंज जो लेके आना है, और वो ड्रास्टिक चेंज लेके आना है, अपने आप में लेके आना पड़ेगा। अपने आप अपने आसपास का माहौल है ना, आपके आसपास के लोग जैसे ही आपको छुएंगे, आपको देखेंगे, वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे। यस, थैंक यू। थैंक यू श्वेता जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि टेंजिबल और नॉन टेंजिबल में बताया ना, जैसे कोई मतलब जो बंदा सक्सेस हो जाता है उसकी जो हार्डवर्क है वो लोगों को दिखती नहीं है, तो उन्हें मतलब दिखाने के लिए क्या करना चाहिए? उनको दिखाने के लिए ना भगवत गीता का एक श्लोक याद करना चाहिए, है ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो। नहीं, उन्हें दिखता ना ऐसे मतलब मिल गई है। जब हम किसी को दिखाने के लिए काम करते हैं ना, तो हम वो दिल से नहीं करते हैं। आप अपने कर्म पे फोकस कीजिए, आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, बाकी किसी के बारे में आप मत सोचो, है ना। पर उन्हें जो कोई कहता है कि इसे तो ऐसी मिल गई है, ऐसी मिल गई है, बोलते हैं ऐसे मिल गई है। मैं एक ग्रेट एग्जांपल देना चाहता हूँ, MS धोनी का। लोग बोलते थे ना इसकी तो किस्मत है, हाँ हाँ ये है वो है, बट उसका हार्डवर्क भी देखो, उसने कितनी मेहनत की है वहां पे आने के लिए। तो ये तो किसी को दिखाने के लिए नहीं होता, ये अपने आप के लिए। आप अपने आप के लिए करोगे तो लोगों को अपने आप पता चलता है कि हाँ तब क्या है। रियलाइज कराने के लिए मैं बोल रहा हूँ, तब उस समय रियलाइज कराने के लिए व्हाट कैन वी डू? अपनी इम्प्रूवमेंट दिखाओ ना, आपकी इम्प्रूवमेंट उनको दिखेगी तो अपने आप उनको दिखेगा हाँ भी बंदा काम कर रहा है। ऐसे तो किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे आप कि हाँ मैं ऐसे को सेटिस्फाई करना है, इसको सेटिस्फाई। सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। या उसको कौन दिखाना? नहीं, सबसे जैसे पहला क्वेश्चन इसको बंदे को भी दिखाने क्यों? जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दूं, जैसे कि मैं जब बढ़िया काम मतलब सीनियर का कर दूं या किसी का कर दूं, तब तो मैं बहुत तारीफ करते हैं। जब तक मैं अपनी ग्रोथ की बात करूं तब बोलते हैं, मेरी गलतियां गिनाने शुरू कर देते हैं कि तो ये है वो है। तब उन्हें मतलब वो मेरे वो काम नहीं दिखते जो मैंने किए उनके लिए। तो मैं वो पूछना चाहता हूँ। ठीक है, जो तुमको बता रहे हैं शॉर्ट कमिंग्स, उस पे काम करो। बोलो सर आई हैव ओवरकम इट, मैंने कर दिया ये काम। वो तो बढ़िया है कि आपको बता रहे हैं कि ये कमी है, तो अपनी कंप्लीट करके बताओ सर मैंने कर दिया ये काम। वो तो उल्टा अच्छा है। हाँ, तो वही मैं कर, पर वो है कि वो इस पे करते नहीं है कि तुम्हारी तो गलतियां है वो है। फिर ज्यादा में वो आर्गुमेंट शुरू हो जाता है। आर्गुमेंट से फिर बाद कहीं कौन सी बात होती है दूसरे में चली जाती है। बहुत लोग कभी किसी सेटिस्फाई होते भी नहीं है जतिन। तो अपनी प्रोग्रेस से सेटिस्फाई करना पड़ता है। अब मैं भी मेरे केस में मेरे को लगता है कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया सर। ठीक है, मैंने क्या करना चाहिए आप बताइए। वो बोले ये करना चाहिए, वो करके उनको बताओ सर मैंने कर दिया जैसे आपने बोला। थैंक यू। और कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। इसीलिए पहले हमें मेहनत करनी होगी, तो सफल होने के बाद सब लोगों को पता चल ही जाएगा। बहुत बढ़िया। मैं भी 2 लाइंस बोलूंगी, मतलब शायरी नहीं बोलूंगी।
सभी लोगों ने बहुत बहुत बढ़िया किया है। सबसे पहले अविनाश जी के बारे में बताना चाहूंगी। जब मैं उनसे मिली थी तो उनके काफी सवाल थे कि मैं कैसे करूंगा, मैं ये सारी चीजें कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब आज उनको यहाँ पे इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन देखते हुए देखा तो अब शायद उनको पता चल गया होगा कि यस मैं भी ये सारी चीजें कर सकता हूँ। तो बहुत बढ़िया लगा उनको यहाँ पे सुन के। उसके बाद श्वेता एकदम बहुत ही जबरदस्त, जो भी बोलती है हमेशा दिल से बोलती है और दिल पे जाके लगती है हर चीज। बहुत ही जबरदस्त। और उसने बोला था ये मेरा पहला प्रेजेंटेशन है, लेकिन आज बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये उसका पहला प्रेजेंटेशन है। इतना जबरदस्त उसने आज प्रेजेंटेशन दिया है, और खास करके एग्जांपल्स देख के, ताकि हम उसको अच्छे से रिलेट कर सके। एंड कुमार जी, उनके बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। वो इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हम लोगों को शेयर करते हैं। जितने भी शायद बहुत मुश्किल भी सवाल क्यों ना रहे हमारे पास, तो बड़ी आसानी से वो हमें सॉल्व करते हैं और बड़े अच्छे से हमें सारी चीजें समझ में आती है। और स्पेशल थैंक्स अजय का, जिसने ये ग्रेट आइडिया इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए। और शायद अगर ये आइडिया नहीं आता तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि हम लोग इतना बढ़िया बात करते हैं। सो स्पेशल थैंक्स टू अजय और सभी लोगों का बहुत बढ़िया। और बहुत जबरदस्त होस्टिंग मित्रा की। मित्रा के बारे में भी सेम है कि शायद उन्हें भी नहीं लगता था कि मैं सारी चीजें करूंगी, मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे करते हैं क्या करते हैं। बट वो बहुत हार्ड वर्किंग लेडी है, बहुत सिंसियरली सारी चीजें करती है। और आज जब उनको देखते हैं तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सभी लोगों का, थैंक यू। और जतिन, आपके सवाल ऐसे ही रहने चाहिए। अच्छा लगता है आपके सवाल सुन के। तो थैंक यू सभी लोगों का, थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वंडरफुल ऑडियंस। आप सबने हमें ध्यान से सुना, कुछ बढ़िया लेके जा रहे होंगे। इस आशा के साथ में हम इसको क्लोज करते हैं। वापस हमारे बुक रीडिंग में मिलेंगे हम 10:15 PM। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू, बाय। और एक छोटा सा ये है कि बुक रीडिंग में आप जरूर से आज का जो हमारा टॉक हुआ है उससे रिलेटेड फीडबैक जरूर डालिए, ठीक है? सभी लोगों ने डालना है। बिल्कुल मैडम, फीडबैक जरूरी है। यस, फीडबैक जरूरी है, क्योंकि जो लोग नहीं आए उन्हें पता चलना चाहिए कि उन्होंने क्या मिस किया है और क्या और ज्यादा हम लोग ले सकते हैं इस सेशन से। यस प्रशांत जी, आपने डाला है, थैंक यू।